क्या हो जब आपको 1000 साल बाद एक ताबूत के अंदर से निकाला जाए, जब समय पूरा बदल चुका है। पर उन लोगों को क्या पता था कि आप तो इस दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान रह चुके हो, जिसने कि अपनी ताकत के ही चलते खुद को एक जगह में बंद कर दिया था कि आप इस दुनिया को तबाह ना कर सको। और जब वो बाहर निकल के आता है तो किस प्रकार इस दुनिया को पूरा बदल के रख देता है, ये इस एनीमे के अंदर देखा जाएगा। एनीमे की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक बहुत बड़ा जहाज जो होता है पानी के अंदर से कफिन बाहर निकालता है। कफिन को कंस्ट्रक्शन साइट पे लेके जाया जाता है। उसे खोलने के काफी ज्यादा प्रयास किए जाते हैं पर सारे नाकामयाब होते हैं। उस कफिन को कोई नहीं खोल पाया था, पर चंद्रमा की रात के दिन वो कफिन अपने आप खुल जाता है। जैसे ही वो कफिन के ऊपर रोशनी पड़ती है, उसके अंदर से एक बंदा जिसका नाम राय है वो बाहर निकल के आता है। अगले दिन अब हमें दिखाया जाता है राय जो होता है एक स्कूल की तरफ बढ़ रहा होता है। वहाँ पे वो अपनी ड्रेस चेंज कर लेता है। वहीं पे एक लड़का जो कि स्कूल गेट पे अंदर जाने की कोशिश कर जिसका नाम शिनवू होता है, वो राय को देख के हैरान था। इतना सुंदर लड़का उसने पहले कभी तो अपने स्कूल में देखा नहीं था, ये आखिरकार है कौन। पर वैसे ही जब वो उसकी तरफ वापस देखता है वो वहाँ से गायब हो चुका था। एकदम से वो सोच में पड़ जाता है। पर दूसरी तरफ अब हमें दिखाया जाता है राय को जो कि प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ बढ़ रहा था। वो अपने सर्वेंट से मिलने जा रहा था जो कि अभी स्कूल का प्रिंसिपल है जिसका नाम फ्रैंकेस्टाइन है। फ्रैंकेस्टाइन को महसूस हो जाता है कि उसका मास्टर आ चुका है। वो अपना सर उसके सामने झुकाता है और कहता है, मास्टर मैं आपका इंतजार 820 सालों से कर रहा था। अब राय को फ्रैंकेस्टाइन इस दुनिया की हर एक टेक्नोलॉजी के बारे में बताने लग जाता है कि समय बदल चुका है। अब इमोर्टल्स की लोगों को ज़रूरत नहीं है, वो लोग खुद पे डिपेंड हो चुके हैं पूरे तरीके से। अब उन्हें कोई भी चीज़ करनी पड़ती है तो वो खुद कर लेते हैं। वहीं राय जो था वो भी कहता है तो ठीक है, आज से मैं तुम्हारी स्कूल में पढ़ूंगा और इस दुनिया की जानकारी हासिल करूंगा। फ्रैंकेस्टाइन उस चीज़ के लिए मान जाता है। राय अब उस जगह पे जाता है जहाँ पे किसे असाइन किया गया था। फ्रैंकेस्टाइन ने उसे एक न्यू क्लास में भेजा था। उसके अंदर उसका नाम पूछा जाता है टीचर द्वारा, इसलिए अपना नाम कैडिस्ट्रेमा डी रेजियल बताता है। क्लास के सही बच्चे हैरान थे, सबसे ज़्यादा शिनवू भी उसी क्लास के अंदर था। वो उस पर इल्ज़ाम लगाता है कि वो गायब हो गया था, पर राय उसके ऊपर ध्यान नहीं देता है। टीचर उसे काफ़ी ज़्यादा डांटते हैं कि आखिरकार वो क्या बातें कर रहा है। पूरी क्लास भी उसे गुस्से से देखने लग जाती है। अब हमारा शीन यहाँ से शिफ्ट होता है कंस्ट्रक्शन साइट पे, जहाँ पे पहले कफिन था। वहाँ पे दो लोग आते हैं जिनका नाम M21 और M24 होता है। ये दोनों एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम यूनियन है उसके लिए काम करते हैं, जो कि सुपर ह्यूमन बनाने का काम करती है। वो लोग उस कफिन को लेने आए थे पर वो कफिन वहाँ पे नहीं था, इसलिए उसकी रखवाली करने वाले को बहुत ज़्यादा पीटते हैं। M24 उसे काट भी लेता है। M24 के पास ऐसी पावर है कि वो किसी के भी फ्लैशबैक मेमोरीज देख सकता है। काटने के बाद वो वहाँ पे कफिन के साथ एक लड़की को देखता है जिसने कि उन्हें देख लिया था। अब वो जैसे ही उस आदमी को काट के उसे दूर फेंक देता है, वैसे ही वो आदमी उठ खड़ा होता है। इससे हमें पता चलता है कि M24 की पावर वैम्पायर से रिलेटेड है। अब हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे राय को कैंटीन के अंदर रामेन खाने के लिए दिया जाता है। शिनवू बड़े ही प्यार से स्टिक को तोड़ के उसे खाने लग जाता है। राय को लग रहा था इसके अंदर किसी तरीके का पॉइजन हो सकता है जो कि इन इंसानों ने मिलाया होगा, इसलिए वो पहले खाने में थोड़ा डरता तो है, पर एट द एंड उसकी स्मेल सूंघने के बाद वो उसे खा ही लेता है। वो जैसे उसे खाता है वो उसका फेवरेट फूड बन जाता है। वो काफी ज्यादा खुश था। इवनिंग में जाते हुए उसने दो दोस्त, एक और यानी कि इहान नाम के बंदे को दोस्त बना लिया होता है। एक लड़की की चिल्लाने की आवाज आती है। अब हमें दिखाया जाता है वही वैम्पायर को दिखाया जाता है जिसे कि M24 ने मॉन्स्टर बनाया था। उस लड़की को ढूंढ चुका था जिसने कफिन देखा हुआ होता है। अब वहीं दूसरी तरफ शिनवू बड़ी ही तेजी में उड़ते हुए आता है और उस मॉन्स्टर की लात मारता है। वो दूर जाके गिरता है। वो कहता है अब हमें बच के यहाँ से भागना चाहिए, क्योंकि वो आदमी वापस खड़ा हो उठा था इतनी जोरदार किक के बाद भी। इसलिए वो लोग वहाँ से भग के चले तो जाते हैं, पर राय वहीं पे खड़ा रहता है। राय पीछे देखता है पुल के, दो लोगों की प्रेजेंस से महसूस होती है और वो उन्हें घूर के देखने लग जाता है। M21 भी उसे ही देख रहा होता है। M21 को लग रहा होता है कि कफिन के अंदर जरूर यही होगा, पर वो कंफर्म नहीं था, इसलिए वो कुछ भी नहीं करता है। राय वहीं पे खड़ा था पर वो उसे पकड़ के वहां से लेके चले जाते हैं। अब रात काफी ज्यादा हो चुकी थी, सारे बच्चे सेफ थे। वो लड़की उसे शुक्रिया अदा करती है शिनवू को और राय को कि वो उसे बचाने के लिए है, पर इहान को कुछ नहीं बोलती है। अब एक गलियारे के अंदर M21 या M24 सी मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि कहते हैं उस लड़की के साथ अब हमें उसके दोस्तों को भी एलिमिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मॉन्स्टर वाली बात बाहर फैल गई तब कुछ बखेड़ा खड़ा हो सकता है, क्योंकि वो लोग एक एक्सपेरिमेंट है जो कि यूनियन के अंडर
में काम किया करते हैं। उन्हें सुपर ह्यूमन जैसी पावर इसलिए दी गई है कि उनके वो शेडी वर्क्स को कंप्लीट करें। वो सिर्फ सब ऑर्डिनेट है और उनके सुपीरियर कोई और है। पर तभी वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि उनके 2 सुपीरियर आते हैं जिनका नाम जैक और मैरी होता है। जैक और मैरी जो होते हैं वो उनसे सुपीरियर है। वो उन्हें कहते हैं कि तुम्हें जल्द से जल्द वो कफिन ढूंढना पड़ेगा, जो कुछ भी उसके अंदर था हमें वो जल्द से जल्द यूनियन को देना है। तुमने अगर ऐसा नहीं किया तब हम लोग तुम्हें मार देंगे, क्योंकि तुम हमारे लिए सिर्फ एक चींटी समान हो जिनके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करके वापस से बना सकते हैं। ये कह के वो जाने लग जाते हैं। हमें पता चलता है M21 से कि उस कफिन के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी ताकतवर चीज़ है जो कि ज़रूर यहाँ पे तख्ता पलट कर सकती है इस पूरी दुनिया के अंदर। इसलिए वो उसकी पावर का इस्तेमाल करके खुद यूनियन को अपने हाथों से ही तबाह कर देगा। पर वो बात इन चीज़ों के बारे में इनको नहीं बताता है, क्योंकि अगर उन्हें पता चल गया तो वो उन्हें मार देंगे, जैसे कि उनके दोस्तों को मारा गया था यूनियन के अंदर। तो दूसरी तरफ अब एक टेरेस के ऊपर वो खड़े थे जहाँ पे वो राय और उसके दोस्तों को देखते हैं। जैसे ही उनकी नज़र आपस में मिलती है, राय एकदम से उनकी तरफ देखता है, उसकी लाल आंखें चमकने लग जाती हैं। M21 को कुछ अलग ही एहसास होता है। पर जैक और मैरी वहाँ पे आके कहते हैं अब हमें जल्द से जल्द शिनवू, उस लड़की को और बाकी लोगों को ख़त्म करना पड़ेगा जिसने मॉन्स्टर को देखा था। ये प्लान हम आज ही एग्जीक्यूट करेंगे। उसकी ये बात सुन के वो कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो तो उनके सबऑर्डिनेट थे। अब हमें दिखाया जाता है जब वो बच्चे स्कूल से घर जा रहे थे, जैक जल्दी सी जाता है, उनके ऊपर हमला कर देता है M21 के साथ में। वो लोग उन्हें बहुत ही जल्दी ही बेहोश कर देते हैं और कहते हैं, जैक कहता है कि M21 तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो इन चीज़ों के अंदर। अब हमें रात के समय दिखाया जाता है जहाँ पे फ्रैंकेनस्टाइन बैठा था, उसके फ़ोन पे मैसेज आता है। मैसेज जो था वो शिनवू के फ़ोन से किया गया था, पर करने वाला और कोई नहीं बल्कि जैक था। जैक ने उस फ़ोन से उन्हें इसलिए मैसेज किया था कि वो राय को यहाँ पे पकड़ सके, उसे भी मार सके। पर दूसरी तरफ शिनवू बचने की पूरी कोशिश करता अपने दोस्तों के साथ में। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है राय और फ्रैंकेनस्टाइन निकल जाते हैं, क्योंकि मैसेज कुछ इस प्रकार था कि उन्हें शक हो जाता है कि ज़रूर उनकी जान खतरे में है, इसलिए वो निकल पड़ते हैं। तो दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है गोडाउन के अंदर, जहाँ पे कि बच्चे भाग के बचने की कोशिश कर रहे थे। पर तभी वहाँ पे वही मॉन्स्टर पहुँच जाता है, पर उसे जैक खत्म कर देता है, क्योंकि मॉन्स्टर उसके बीच में आ रहा था उन बच्चों को मारने से। अब जैक उन्हें मारने के लिए आगे जाता तो है, पर शिनवू अपनी पूरी कोशिश करता है उन्हें बचाने के लिए, पर एट दी एंड वो एक नॉर्मल ह्यूमन था, वो उसके सामने नहीं टिक पाता है। इसलिए जैक कहता है कि तुम नॉर्मल ह्यूमन हमारे सामने बिल्कुल कमज़ोर हो, तुम हमारा कुछ भी नहीं कर सकते हो। उसकी ये बात सुन के M24, जिसके साथियों को जैक ने पहले भी एक बार मारा था, इस तरह शिनवू की ताकत को देख के, जो कि उसकी विल पावर थी, उसे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट कर देती है। उस समय तो M24 ने अपने दोस्तों को नहीं बचा पाया था, पर इस बार शिनवू को देख के वो बिल्कुल दृढ़ निश्चय से जैक के मुंह पे मुक्का मार देता है। जैक दूर जाके गिरता है। इस प्रकार M24 की बगावत शुरू हो जाती है यूनियन के खिलाफ में। ये सारी बातें दूर खड़ा M21 भी सुन सकता था अपने ईयर प्लग की मदद से। तो दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है मैरी को। मैरी जो होती है वो भी ये बातें सुन सकती थी, वो जल्दी से M21 पे अटैक कर देती है। दूसरी तरफ जैक जो होता है वो कहता है M24 तुम ताकतवर तो हो, पर तुम काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो मेरे सामने। ये कहने के बाद उसे काफ़ी ज़्यादा मारता है, वो उसे आधा अधमरा कर चुका होता है। M24 दूसरी तरफ मारी से फाइट कर रहा था, जहाँ पे मारी बड़ी ही आसानी से M21 को ओवरपावर कर देती है और वो कहती है कि तुमने एक अच्छे अपोनेंट तो हो, पर तुमने शायद से गलत जगह अपनी बगावत करने की कोशिश की थी, जो कि था यूनियन, इसलिए तुम अब मारे जाते हो। जैसे ही वो उसे मारने जा रही थी, फ्रैंकेनस्टाइन और राय बीच में आ जाते हैं, वो उसे रोक चुके थे। वहीं दूसरी तरफ वहाँ पे 2 नए लोगों को आता हुआ देख के मैरी हैरान थी। दूसरी तरफ M21 भी, वो कहता है ज़रूर यही बंदा था जो कि उस कफिन के अंदर था। वो कहने लग जाते हैं कि बच्चे कहाँ पे हैं। वो लड़की कहती है कि अब तक तो वो मर गए होंगे, शायद से तुम काफ़ी ज़्यादा लेट आए हो, तुम ट्रेन की तरह आए हो। उसकी ये बात सुन के राय जो होता है वो M21 से कहता है क्या सच में वो मर गए हैं, जिसके ऊपर M21 कहता है नहीं नहीं, वो नहीं मरे हैं, अभी भी हमारे पास थोड़ा बहुत चांस है उन्हें बचाने के लिए। इसलिए राय फ्रैंकेनस्टाइन को ऑर्डर देता है कि तुम इस लड़की को ख़त्म कर दो, हम जब तक कि बच्चे को बचाने जा रहे हैं। अंडरग्राउंड अब हमें दिखाया जाता है, जहाँ पे कि वहाँ पे फाइट चल रही होती है, जहाँ पे कि जैक को अच्छी टक्कर दे रहा होता है हमारा M24, पर वो उसके हाथों मारा जाता है। अब जैक कहता है बच्चे तुम्हारी बारी आ चुकी है, तुम अब मेरे हाथों मारे जाओगे, तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है। पर तभी वहाँ पे राय की एंट्री हो जाती है। राय को देख के
जैक कहता है तो अच्छा, एक नया शिकार वापस आ चुका है। M21 बड़े ही गुस्से से जैक को मारने के लिए चाहता तो है, पर उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। जैक उसे दूर फेंक देता है। दूसरी तरफ फ्रैंकेनस्टाइन उस मैरी से फाइट कर रहा था। फाइट के दौरान मारी भी काफी ज्यादा उसके ऊपर भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही थी। वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेती है अपनी सुपर ह्यूमन फॉर्म के अंदर। फ्रैंकेनस्टाइन फिर भी उसे अच्छी टक्कर दे रहा था। वहीं दूसरी तरफ हमारा शीन यहाँ से शिफ्ट होता है, जहाँ पे कि अब हमें दिखाया जाता है दूर से कि राय जो था वो कहता है फ्रैंकेनस्टाइन को, तुम अपनी सील हटा सकते हो, अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करो। उसकी ये बात सुन के फ्रैंकेनस्टाइन अपनी फुल पावर को रिलीज कर देता है। इसकी ऐसी पावर देख के मारी जो होती है वो एक पल के लिए अपनी जगह पे फ्रीज हो जाती है। इस तरह की पावर आज तक उसने किसी के पास भी इस दुनिया में नहीं देखी थी। उसके लिए एकदम न्यू एक्सपीरियंस था ये। फ्रैंकेनस्टाइन एक सच रिवील करता है, जो वो यूनियन है वो उसी के ही जैसे लोगों ने बनाई है, उनके प्यादे उन्हें क्या हराएंगे। उसकी ये बात सुन के मारी हैरान तो थी, पर दूसरी तरफ फ्रैंकेनस्टाइन जो था वो अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करते हुए मारी को पीट देता है। मारी एक ही बार में पूरे तरीके से हार जाती है। दूसरी तरफ जैक को लग रहा था कि राय, जो कि उसके सामने खड़ा हुआ एक हाई स्कूल स्टूडेंट है, वो काफी ज्यादा डरा हुआ है कि वो उसकी आंखों में आंखें भी नहीं डाल सकता। वो कहता है तुम अपनी पैंट में मूत सकते हो अगर तुम्हें इतना ही डर लग रहा है। पर दूसरी तरफ राय उसके बदसूरत चेहरे को नहीं देखना चाहता था। वो कहता है तुम्हें मेरे आगे घुटने झुकाने पड़ेंगे। ये कहने के बाद वो उसके पाँव पे पाँव रखता है। वो नीचे झुक जाता है। अपनी बेइज्जती देख के जैक काफी जोर से हंसते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाता तो है, पर उसके ये अटैक काम नहीं आते हैं। राय का ऑरा इतना ज्यादा था कि उसका ऑरा अपने आप माइनस हो जाता है। राय वही बंदा है जो कि उस कफन से बाहर निकला 1000 साल बाद। ऐसा कैसे हो सकता है कि आने जाने वाला कोई भी बंदा उसे हरा सके। राय बड़े ही आसानी से जैक का मुंह पृथ्वी पे बार बार देके मारता है। आसपास की बिल्डिंग हिलने लग जाती है। वहाँ पे जैक फुल मॉन्स्टर फॉर्म में भी बदलता है, पर वो चीज़ भी उसकी किसी भी काम नहीं आती है। वहीं राय जो था अपने दोस्तों को बेहोश कर देता है, जहाँ पे कि जैक अपनी मॉन्स्टर फॉर्म में आता है। राय को हराने के लिए अपनी पूरी कोशिश करते हुए एनर्जी से अपना मुक्का उसके ऊपर फेंक के मारता तो है, पर वो मुक्का भी राय का कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। राय बड़ी ही आसानी से अपने एक हाथ से उसे मार देता है और कहता है कि तुम शायद से गलत समय में जन्मे हो कि तुम्हें मेरे जैसे बंदे से मुकाबला करना पड़ा। तुम ताकतवर नहीं हो, तुम्हारे जैसे को तो मैं पहले ही बड़े ही आसानी से मार दिया करता था। शुक्र मनाओ तुम मेरे सामने अभी भी खड़े हो। ये कहने के बाद वो उसे एक ही जगह पे पैरालाइज कर देता है और कहता है अब समय आ चुका है तुम्हारे खत्म होने का। ये कहने के बाद में वो एक इस तरह के स्पेल का इस्तेमाल करता है जिसकी मदद से वो अपने अपोनेंट के ब्लड को अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर सकता है। उसी की ही मदद से वो उसे एक ही बार में ब्लास्ट कर देता है। पूरी बिल्डिंग खून से लथपथ हो रखी हुई होती है। इस तरह का दृश्य देख के तो M21 की भी फट जाती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है D5 करके एक ग्रुप को, जहाँ पे कि कुछ लोग आर्म फोर्सेस के ऊपर अटैक करते हैं जो कि सुपर ह्यूमन होते हैं, जिसका नाम टाओ, टाकियो, शार्क, हैमर और क्रंस होता है। क्रंस उन सभी का लीडर है। वो जल्दी से ही अपने मिशन को पूरा कर देते हैं और वो लोग कहते हैं ये मिशन तो पूरा हो चुका है, पर हमारा अगला मिशन जो है वो जापान के अंदर, हमें जल्द से जल्द चलना पड़ेगा। उसकी बात सुन के सभी टीम मेंबर तैयार हो जाते हैं। अगले दिन अब हमें दिखाया जाता है जहाँ पे शिनवू अपने स्कूल के लिए निकल। M21 अब उनके स्कूल का बॉडीगार्ड है। उन्हें M21 के बारे में कुछ नहीं पता है क्योंकि राय ने उनकी मेमोरीज पहले ही इरेज कर दी थी। कुछ इस प्रकार की उन्हें इनकी ताकत के बारे में कुछ नहीं पता है। बस M24 को वो लोग जानते हैं कि वो ये उनका न्यू सिक्योरिटी गार्ड है और उनसे पहले मिल चुके हैं। M21 को इस तरह की नौकरी फ्रैंकेनस्टाइन और राय ने दी थी क्योंकि वो जानते थे कि M21 यूनियन से बिलोंग करता है, जो कि उसे ढूंढते हुए कहीं पे भी आ सकती है। पर अगर वो इनके साथ में रहेगा तब उसके ज्यादा चांसेस रहेंगे यूनियन से बचने के, क्योंकि उसने पहले से यही सोच रखा था कि वो अपनी जिंदगी आराम से खुद से जिएगा और यहाँ पे इतने ताकतवर लोगों के होते हुए उसे यूनियन कैसे हाथ लगा सकती है। दूसरी तरफ राय की डेली लाइफ शुरू हो जाती है, जहाँ पे स्कूल जाना, लड़कियों की आंखों के आगे उनका तारा बन जाना, इस तरह की नॉर्मल चीजें वो रोजाना के तौर पे किया करता था। शिनवू के हाथ पे जो प्लास्टर बंधा हुआ था, जो कि वो जैक की फाइट के दौरान था, उसके ऊपर वो गजब गजब के टैटू बनाता है अपने मार्कर से, और ये देख के यान भी खुश था। उनकी डेली लाइफ शुरू हो जाती है, जहाँ पे कि डेली लाइफ के अंदर अलग अलग टेक्नोलॉजी के सामान को जो वो इस्तेमाल किया करते थे। राय सोचा करता था कि आखिरकार इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। इस तरह की चीज़ें वो ईहान और शिनवू को बताता है, जिसमें वो बताते ही इन्हें मोबाइल कहा जाता है, जो कि एक तरह का स्मार्टफोन है। ये बड़ी ही जल्दी चीज़ों को कैप्चर करना या दूर से दूर तक बातें करना, इस तरह की नॉर्मल चीज़ों को बड़ी ही आसानी से कर देता है।
पर वो ये चीज़ देख के हैरान थे कि राय को इन चीज़ों के बारे में नहीं पता है। वो सोच में पड़ जाते हैं कि आखिरकार माजना क्या है, ये तो इसी सदी का बच्चा तो है। वहीं दूसरी तरफ राय जो होता है वो फ्रैंकेनस्टाइन को बताता है कि मेरी एक इच्छा है जो कि तुम्हें पूरी करनी है। फ्रैंकेनस्टाइन जानना चाहता था कि मेरे मास्टर की क्या इच्छा है, जिसपे वो फ़ोन की बात करता है। इसलिए फ्रैंकेनस्टाइन उसे अगले ही दिन एक बढ़िया सा फ़ोन लाने का वादा करता है जो कि बहुत ही कम लोगों के पास होता है। वो टॉप का मॉडल था जिसे कि iPhone 99 कहा जाता था। iPhone 99 देख के शिनवू हैरान था। वो कहता है क्या तुमने ये चाइना से तो एक्सपोर्ट नहीं कराया है? ईहान कहता है नहीं नहीं, ये तो इंडिया वाला ही है। ये बात जान के शिनवू हैरान था, पर राय कहता है कि मुझे इस फोन का इस्तेमाल करना नहीं आ रहा है, जिस पे ईहान उसके लिए एक ईमेल आईडी बनाता है और उसे ईमेल करना सिखाता है। इसी वजह से राय जो था सबसे पहला ईमेल और किसी नहीं अपने सर्वेंट फ्रैंकेनस्टाइन को करता है। रिसेस के दौरान कैंटीन के बाहर यानी कि प्लेग्राउंड के अंदर हमें दिखाया जाता है कुछ बड़े बच्चों को जो कि वहाँ पे आके स्कूल की लड़कियों को और बच्चों को परेशान कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि आखिरकार शिनवू कहाँ पे है। वहीं दूसरी तरफ राय भी आगे बढ़ रहा होता है। शिनवू बड़ी ही तेजी से उसके पास में जाता है जहाँ पे वो मसल हेड बंदा उसके ऊपर अटैक कर देता है, पर शिनवू अपने प्लास्टर वाले हाथ से बचता है। जेनेटर को भी धमकी दी जाती है कि शिनवू को बुलाओ। शिनवू आ चुका था। वो बंदा कहता है तुमने मेरी बंदी पे गलत हाथ डाला। ईहान उससे पूछता है कि खैर तुमने क्या किया, जिसपे शिनवू बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड फोन में ध्यान लगा रखी थी, किसी से बात कर रही थी, मैंने तो सिर्फ उसे बचाया था। इस तरह का तरीका थोड़ी है थैंक्स करने का। जिसपे मसल हेड बंदा कहता है नहीं, तूने मेरी बंदी को गलत टच किया था, अब तुझे सजा मिलेगी। ये कहने के बाद उसके ऊपर मुक्के बरसा देता है। अब शिनवू एक कॉर्नर हो चुका था, इसी वजह से अब वो मसल हेड बंदा उसके मुंह पे मुक्का भी मारता है। वहीं दूसरी तरफ M21 उसे बचाना चाहता था, पर राय उसे जाने से मना करता है क्योंकि अगर वो लोगों की आंखों में आ गया तब यूनियन के लिए आसान हो जाएगा उसे ढूंढना, इसलिए वो उसे नहीं जाने देता है। दूसरी तरफ मसल हेड बंदा जिसने कि सिर्फ अपनी मसल्स पे काम किया है ना कि ब्रेन पे, वो नॉन स्टॉप शिनवू के ऊपर अटैक कर रहा था, पर शिनवू भी इस चीज़ का फायदा उठाता है। एक मौका मिल जाता है वो उसके मुंह पे रख के देता है, पर उसे कुछ फायदा नहीं होता है। मसल हेड बंदा वापस से उसके ऊपर नॉन स्टॉप अटैक करने लग जाता है। वो उसे आधे से ज़्यादा इंजर्ड कर चुका था। जब उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ढीली हो चुकी थी और ईहान भी पिट चुका था, तब राय जो होता है वो M21 को आगे जाने की इजाज़त दे देता है क्योंकि अब जेनेटर के ऊपर भी अटैक होने वाला था। क्योंकि जब उन्हें रोकने की कोशिश करता है वो दिमाग से पैदल बंदा उस बूढ़े आदमी को भी पीटने की बात करने लगता है। M21 जाता है बड़ी तेजी में, वो अपनी पोजीशन बदल लेता है, उसकी आंखों के सामने से वो उसके पीछे पहुंच जाता है। मसल हेड बंदा कहता है आखिरकार तुम हो कौन जो कि मुझे रोकने की कोशिश कर रहे हो? जिसपे M21 कहता है तुम्हें रोक देना चाहिए, यहाँ पे बच्चे पढ़ने आते हैं, तुम्हारी तरह गुंडागर्दी करने नहीं। इतना ही वो बोलता है कि वो उसके पंच को बड़ी ही आसानी से डॉज करते हुए एक मुक्का दे मारता है। वो नीचे झुक चुका था, वो उसका हाथ पकड़ के उसे फेंकने की कोशिश भी करता है पर उसे हिला ही नहीं पाता है। मसल हेड बंदा दूर जाके कार पे गिरता है। इस तरह की पावर तो देख के उसकी कफ ज़्यादा फट जाती है। वो अपने साथियों के साथ बड़ी तेज से भाग जाता है। M21 की हर कोई तारीफ भी करता है कि वो इतना ज़्यादा पावरफुल है कि उसने सिक्योरिटी गार्ड की पोजीशन का बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया। राय अब डिनर कर रहा था जिसके अंदर वो रामेन खा रहा था जो कि उसके फेवरेट बन चुके हैं। सभी लड़कियां M21 से इम्प्रेस हो चुकी थी। रात के समय में फ्रैंक जो होता है वो M21 से माफ़ी मांगता है क्योंकि उसकी स्कूल के और बच्चों की वजह से उसे लोगों की नज़र में आना पड़ा, कहीं यूनियन से उसे खतरा तो नहीं पड़ जाएगा। पर M21 कहता है कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज था कि मैं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा हूँ, तब मुझे वो पूरी भी करनी पड़ेगी। अब हमें D5 को दिखाया जाता है जो कि कहते हैं अब हमें अपने मिशन को जल्द से जल्द पूरा करना पड़ेगा। तो दूसरी तरफ अगले दिन 2 वाइट हेयर बच्चों को दिखाया जाता है जो कि स्कूल के लिए निकलते हैं। वो दोनों बच्चे न्यू एडमिशन थे। वो सबसे पहले प्रिंसिपल यानी कि फ्रैंकेनस्टाइन के पास में जाते हैं जो कि समझ चुका था कि ये नोबल्स हैं और वो अब एक मॉडल बनने का नाटक करता है और इन्हें अपने मास्टर की क्लास के अंदर डाल देता है जिसका नाम रेस एंड सारा होते हैं। वो दोनों देख पा रहे होते हैं कि जो राय है उसके अंदर से एक ऑरा निकल रहा है जो कि एक मॉडल का नहीं है, वो किसी डिमोनिक पर्सन का है। वो दोनों से दोस्ती बनाने की कोशिश करते हैं। उसी बीच शिनवू भी काफी ज्यादा खुश था कि उसे सारा के साथ बैठने को मिल रहा है जो कि कोल्ड ब्यूटी है। स्कूल से जाते वक्त फ्रैंकेनस्टाइन बात करने लग जाता है M21 से कि यूनियन का आखिरकार माजरा क्या है, आखिरकार तुमने ह्यूमैनिटी को धोखा क्यों दिया यानी कि यूनियन को। वहीं उसी दौरान अब हमें बताया जाता है कि फ्रैंकेनस्टाइन भी क्यों सर्वेंट बना हुआ है राय का। वो लोग बताते हैं कि जैसे जैसे लोग कमज़ोर पड़ते जा रहे थे उसी दौरान नोबल्स बाहर निकल गए जो कि पावरफुल बींग्स होते हैं जिन्होंने की इन लोगों की रक्षा की। और वहीं दूसरी तरफ M21 कहता है कि पर अब इन नोबल्स की हमें ज़रूरत नहीं है, हम इतने सक्षम हैं कि हम खुद की रक्षा खुद कर सकते हैं। समय बदल चुका है, समय बदलता है, इंसान प्रोग्रेस करते हैं और अब हम भी प्रोग्रेस कर चुके हैं। इसी दौरान फ्रैंकेनस्टाइन कहता है कि हाँ तुम शायद से सच बोल रहे हो,
अब मुझे भी नहीं लगता है कि नोबल्स की ज़रूरत पड़ेगी लोगों को, जिस हिसाब से जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज़ ग्रोथ करती जा रही है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जैसे ही वो घर पहुंचते हैं वहाँ पे बच्चों ने डेरा डाल के पार्टी कर रखी थी, पर वो कुछ नहीं कहता है क्योंकि उनके साथ उसका मास्टर भी था। वो बर्तन साफ करने लगता है। शिनवू वहीं बात करने लग जाता है कि सारा और रेस के पास रहने की जगह नहीं है, इसलिए वो यहीं रहेंगे। राय भी उन्हें इजाज़त दे देता है रहने की, इसलिए फ्रैंकेनस्टाइन उनको कुछ भी नहीं कहता है। M21 उससे बात करते हुए कहता है क्या हुआ, जैसे फ्रैंकेनस्टाइन कहता है इन बच्चों ने तो मेरा दिमाग खराब कर दिया, मास्टर नहीं होते तब मैं एक एक का भूत बना देता। सारा उनकी मदद करने के लिए बोलती तो है पर उसे मना कर देता है बड़े ही प्यार से। सारा जाते जाते M21 का टैटू नोटिस कर लेती है जो कि यूनियन कुछ ही लोगों को देता है जो कि उनके एक्सपेरिमेंट थी। ये बात वो रेस को बताती है। रेस कहता है कि शायद से ये वही है जिसे कि यूनियन अभी ढूंढ रहा है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि उस कफिन के पास में D5 के लोग पहुंचते हैं। वहीं दूसरी तरफ M21 के आसपास में रेस घूमने लग जाता है। रेस कहता है तो तुम यूनियन का हिस्सा हो, क्या तुमने उन्हें धोखा दिया है? आखिरकार वो कफिन कहाँ पे, उसमें क्या था? जिसके ऊपर M21 कहता है मुझे क्या पता, तुम मुझसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हो, मैंने यूनियन को धोखा नहीं दिया है। उसकी ऐसी बात सुनकर रेस जो था वो कहने लग जाता है कि शायद से तुम मुझे जानते नहीं हो, मुझे लोग नोबल ऐसे ही नहीं कहते हैं। और वो अपनी पावर से दिखाने लग जाता है। कहता है अगर तुम मुझे सब सच सच बता दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूं। पर दूसरी तरफ M21 अपने वुल्वरीन जैसे पंजे बाहर निकाल के उसे डराने लगता है। दूसरी तरफ शिनवू और राय और सारा और ईहान को कुछ लोग घेर लेते हैं। वो लोग उन्हें अपने चाकू की नोक पे कहते हैं अगर तुम्हें बचना है तब तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा वरना तुम मारे जाओगे। शिनवू जो कि एक स्टड बंदा है वो उनके साथ जाता है और उनके साथ फाइट करने लग जाता है। अपने दोस्तों को एक सुरक्षित जगह पे भेजने के बाद में उनसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी फाइट कर रहा होता है। उनके पास आयरन के पिलर्स भी होते हैं पर वो उनसे अच्छी फाइट करता रहता है और उन्हें अच्छी टक्कर दे रहा था, पर उनके नंबर ज़्यादा होते हैं इसलिए एक बंदा उसे मारने के लिए जाता तो दूसरा बंदा उसे पकड़ लेता। इस प्रकार शिनवू की भी हालत काफ़ी ज़्यादा खस्तापूरी जैसी हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ उसे जब वो बेहोश करने वाले थे उनमें से एक बंदे को पटकी दे देता है। इस प्रकार उसे पीट चुका था। वो बाकी बंदों को जल्द से जल्द आगे आने के लिए कहता है। वहीं M21 रेस को आगे जाने से मना कर देता है क्योंकि वो नहीं चाहता है कि इंसानों की वो मदद करे, क्योंकि इंसान इतने ताकतवर हो चुके हैं कि उन्हें किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। एज अ शिनवू को ही वो एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ पे कोई इतने सारे लोगों से अकेला ही फाइट कर रहा है। रिस भी ये देखना चाहता था कि शिनवू आखिरकार उसे किस तरह का मनोरंजन देने वाला है। राय भी उनकी फाइट देख रहा था। M21 कहता है कि तुमने नोबल्स ने शायद इंसानों को कमज़ोर समझा था पर वो उतने कमज़ोर नहीं है जितने कि होने चाहिए थे। उसी दौरान शिनवू जो था वो सभी को पीट देता है। उनका बॉस अपनी गन बाहर निकाल लेता है पर M21 जल्द से बीच में आ जाता है। वो बड़ी ही तेज़ी स्पीड से उसके आगे आता है। बंदा नहीं समझ पाता है क्या हुआ है पर उसे जल्दी से ही नॉकआउट करने के बाद M21 दूसरे बंदे के आगे बढ़ता है जिसकी आयरन रॉड को अपने हाथ से ही मोड़ देता है। इस प्रकार की पावर देख के वो सभी लोग डर जाते हैं इसलिए भाग जाते हैं। शिनवू भी उन सभी को पीटने लग जाता है और जो बचे हुए थे वो भी वहाँ से भाग जाते हैं। वो जीत चुके थे। अब वो सभी लोग उन सभी को हराने के बाद में अपनी घर की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे। जहाँ पे कि रिस कहता है M21 को कि आखिरकार तुमने यूनियन को क्यों धोखा दिया, जिस पे M21 कहता है कि सिर्फ मैं अपनी लाइफ को जीना चाहता हूँ और कुछ नहीं। उसकी इस तरह की बात को सुन के वो उससे और क्वेश्चन नहीं करता है। रात में वो सभी लोग एक साथ बैठ के डिनर करते हैं, यूनियन के बारे में बातें करते हैं और M21 से रिलेटेड भी बातें करने लग जाते हैं। अब हमें D5 के मेंबर्स को दिखाया जाता है जिसमें टाओ जो होता है वो M21 को ढूंढ रहा होता है, तो दूसरी तरफ M21 को दिखाया जाता है जो कि स्कूल के गेट पे होता है। क्लासरूम के अंदर ईहान जो होता है वो वहाँ पे शिनवू और रिस को उसके घर पे आने के लिए कहता है, पर रिस जो होता है वो साफ साफ मना कर देता है कि मैं लड़कों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। शिनवू भी हैरान था ये बात सुन के। तो दूसरी तरफ ईहान को उसके फादर ने एक काम दिया था कि सर्वर्स पे ध्यान रखना, पर उनके सर्वर के अंदर कोई इलीगली आने की कोशिश कर रहा था जो कि टाओ था। अब वो टाओ को रोकने की अपनी पूरी कोशिश करता है, उसमें कामयाब भी हो जाता है। टाओ उसकी हैकिंग स्किल्स से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस था। उसने सोचा नहीं था कि इतने छोटे से इलाके में उसकी हैकिंग स्किल्स को टक्कर देने वाला उसे कोई मिल जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है ईहान की तरफ में जहाँ पे कि शिनवू गलती से उसके लैपटॉप के प्लग को निकाल देता है। उस वजह से ईहान को उठ के वहाँ से जाना पड़ता है और वो कहता है शिनवू को कि तुम अगली बार ध्यान देना और मेरे लैपटॉप पे नज़र बनाए रखना। जैसे ईहान वहाँ से जाता है वो उसके लैपटॉप को छेड़ने लग जाता है और उसे क्या पता था सामने से एक मैसेज आने लग जाता है जो कि और कोई नहीं टाओ भेज रहा होता है। वो उसे कहता है तुम काफ़ी ज़्यादा स्किल्स में अच्छी हो, मुझसे भी ज़्यादा। ये बात सुन के तो शिनवू की और भी ज़्यादा फट जाती है कि मैं इसे क्या रिप्लाई दूँ। ईहान भी यहाँ पे नहीं
नहीं है। इसलिए शिनवू जो होता है वो हाँ में हाँ उसकी मिलाता रहता है। जब भी वो उसे मैसेज कर रहा होता है उसी के बाद में ही ईहान की वहाँ पे एंट्री हो जाती है। वो कहता है कि आखिरकार तुम क्या कर रहे हो, जिसमें उसे सारी प्रॉब्लम्स बता देता है जो किसके सामने थी। दूसरी तरफ टाओ ने तो पहले ही यहाँ के पुलिस के सर्विस में जाके M21 का पता लगा लिया होता है। वो कहता है जैक और मारी का ये सबऑर्डिनेट है, इसे भी उसी मिशन के अंदर भेजा गया था जिसके अंदर जैक और मारी को भेजा गया था, पर अभी तक उन्होंने कोई भी रिपोर्ट सबमिट नहीं की है यूनियन के पास में, इसलिए हमें इसे पकड़ना चाहिए। अब हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और अब हमें दिखाया जाता है कि घर के अंदर जहाँ पे M21 से रिस्क कुछ सवाल पूछ ही रहा था और वहीं दूसरी तरफ M21 उसके सवालों का जवाब देने ही वाला था M24 से रिलेटेड कि आखिरकार उसने यूनियन को क्यों धोखा दिया। पर फ्रैंक आ जाता है, फ्रैंक की वजह से वो चुप हो जाते हैं। वो लोग कचरा उठाने लगते हैं क्योंकि फ्रैंक ने उन्हें उठाने के लिए कहा था। रिस गुस्से से कहता है राय भी तो एक स्टूडेंट है, उसे भी तो कचरा उठाना चाहिए, वो बैठ के चाय क्यों पी रहा है। अब फ्रैंक जो होता है अपने मास्टर को कैसे ऑर्डर दे सकता था, इसलिए वो मना कर देता है। पर रिस के बार बार कहने पे खुद राय को उठना पड़ता है और वो आसपास का कचरा उठाने लग जाता है। अब अगले दिन फ्रैंक जो होता है राय को कुछ पैसे देता है क्योंकि वो उसके स्कूल में एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहा है, इसलिए उसका फर्ज बनता है उसे कुछ पैसे देने का। उसे एक पैसा भी देता है और एक पासबुक पकड़ा देता है एक कार्ड के साथ में। वो कहता है कि अगर तुम इस पैसे का इस्तेमाल करोगे तुम्हें कोई ट्रैक नहीं कर पाएगा। पर रात के समय उसके सामने शार्क और मोटू आ जाते हैं जो कि D5 के मेंबर हैं। वो दोनों इसे पकड़ने के लिए आए थे क्योंकि जैक और मैरी का सबऑर्डिनेट होने की वजह से उसे शायद से पता होगा कि आखिरकार वो पावर कहाँ पे है जिसके पीछे यूनियन पड़ा हुआ है। वो उसे शांति से चलने के लिए कहता भी है, पर उसे नहीं पता था कि ये फाइट जो है वो कुछ ज़्यादा एस्केलेट हो जाएगी। M21 पहले तो मना करता है कि वो नहीं जानता है जैक और मैरी को, ना वो उनके साथ जाना चाहता है, पर बार बार शार्क के कहने के ऊपर वो एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ वो उनके साथ मिशन पे तो था, पर उसे उस कफिन के बारे में किसी भी तरह की पावर के बारे में नहीं पता है जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं। शार्क जान चुका था, ये उसे झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है। शार्क उसे धमकी दे देता है कि वो उसे मार देगा, इसी वजह से M21 को अब उससे फाइट करनी पड़ती है। दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। दोनों 1v1 फाइट कर रहे होते हैं और D5 का जो मेंबर होता है दूसरा जो कि हैमर है वो साइड में खड़ा होता है। शार्क बड़े ही आसानी से ही M21 को हरा रहा होता है क्योंकि हर किसी को पता है कि M21 जो है वो एक तरीके का फेल्ड प्रोजेक्ट है यूनियन के लिए। तो दूसरी तरफ D5 के जितने भी मेंबर्स हैं उन्हें खास मिशन के लिए यानी कि स्पेशल मिशंस के लिए एलाइट ग्रुप बनाया हुआ है और ये उन काम को पूरा करते हैं। इसी वजह से M21 उसके सामने कमज़ोर पड़ रहा होता है। शार्क नाइफ काफ़ी ज़्यादा अच्छा चला रहा था और वो बड़ी ही आसानी से M21 को ओवर पावर कर रहा था। M21 अपने मन में कहता है अगर मुझे इसे हराना है तो मुझे अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, वरना कोई स्नीक अटैक से ही वो इसे हरा सकता है। पर ऐसा लग नहीं रहा था क्योंकि शार्क उसे काफ़ी जगह से कट दे देता है अपनी सुपर फास्ट स्पीड से। वो कहता है कि तुम्हारे बाकी के साथी भी इसी तरीके से ही कमज़ोर थे इसलिए वो मारे गए। अपने बाकी साथियों की बात तो सुन के M21 का दिमाग और घूम जाता है, पर पीछे रिज और सहरा आ चुके थे। रिज और सहरा के आते ही गेम पलट जाती है। शार्क कहता है कि आखिरकार तुम लोग कौन हो। रिज जो होता है वो आगे आके उसका मजाक उड़ाने लग जाता है, कहता है तेरे जैसे को मैं क्यों बताऊं कि मैं कौन हूं, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं। उसकी बात सुन के उस पर अटैक करने जाता तो है पर बीच में M21 आ जाता है जो कि उसके अटैक को रोक लेता है। पर तभी रिज नहीं मानता है, वो वापस से उल्टा सीधा शार्क को बोलने लग जाता है। तो दूसरी तरफ शार्क काफी ज्यादा गुस्से में उनकी तरफ बढ़ ही रहा होता है कि बीच में क्रैंस आ जाता है यानी कि D5 का लीडर। अब भाई M21 उससे एक डील करता है कि अगर वो उसे सारी सच्चाई बता देगा तब वो वहाँ से रिज और सारा को जाने देगा और उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके ऊपर क्रैंस इस बात पे मान जाता है क्योंकि उन्हें सबसे पहले वो इन्फॉर्मेशन रिट्राइव करनी थी जो कि यहाँ पे नष्ट हो गई है, इसलिए उसकी डील को कंफर्म कर देता है। रिज और सारा घर आते हैं। फ्रैंक उससे पूछता है कि M21 कहाँ पे है। रिज उसे कुछ नहीं बताता पर सारा बता देती है कि वो अपने कुछ जानकार दोस्तों के साथ में यहाँ से पहले ही जा चुका है। उसकी इस तरह की बात को सुन के फ्रैंक जो था जो कि पहले से ही काफी ज्यादा समझदार है वो समझ चुका था कि यानी कि M21 को यूनियन लेके चली गई है। मुझे बस इस बात का ही डर है कहीं M21 हमें धोखा ना दे दे क्योंकि हमने उसे अपनी सारी सच्चाई बता दी थी। वहीं D5 भी यूनियन के लिए काम करती है और राय के लिए कहीं ये चीज़ें खतरा ना बन जाए जो कि उसका मास्टर है, इसलिए वो थोड़ी बहुत चिंता कर रहा था। तो दूसरी तरफ हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ की भी अब हमें M21 को दिखाया जाता है कि जिसे कि D5 के लोग टॉर्चर कर रहे थे वो से वो सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा रहे थे जो कि जैक और मारी के पास में थी। वो कहते हैं वो पावर कहाँ पे है जो कि तुम्हें लाने के लिए भेजा गया था।
वहीं ये बात तो सुन के M21 को थोड़ा ये बहुत भरोसा हो जाता है कि अभी भी उन्हें ये नहीं पता है कि जैक और मारी को उसने मारा है, इसलिए वो चीज़ें घुमाने लग जाता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन दे तो दूंगा, पर उसके बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। इस बात पे शार्क गुस्से से उसके लात मारने लग जाता है, पर उनका लीडर यानी कि D5 का लीडर जो था क्रेंस, वो कहता है तो ठीक है, हम तुम्हें वो सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे जो कि तुम चाहते हो, पर तुम्हें हमारी इन्फॉर्मेशन पकड़ानी पड़ेगी। जिस पे M21 मान जाता है। वो कहता है कि मेरे जैसे जितने भी एक्सपेरिमेंट थे मुझे उन सभी के बारे में जानना है, उनकी हर एक डिटेल के बारे में जानना है। जिस पे क्रेंस कहता है यूनियन इतनी आसानी से ये चीज़ें किसी को बताता नहीं है। जिस पे कि M21 कहता है कि तुम्हारी टीम के अंदर पहले से ही एक हैकर है जो कि ये सारी चीज़ें पता कर सकता है, इसलिए तुम ज़्यादा तेज़ मत चलो, जितना मैंने कहा है तुम्हें वो करना पड़ेगा, तभी मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन दूंगा। उसकी इस तरह की बात को सुन के क्रेंस कहता है अच्छा, तो तुम्हें हमारी टीम के भी बारे में पता है कि हमारी टीम में किसका क्या काम है, तुमने शायद से अच्छी जासूसी हमारे ऊपर पहले की होगी। उसकी बात सुन के M21 कहता है नहीं, मुझे तो सिर्फ मेरे गोल्स को ही पूरा करना है, जो कि मैं पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। टाओ उसकी बातों से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस था। वो मान जाता है, यानी कि उनकी डील ये कंफर्म हो चुकी थी, जिसकी अंदर की जो M21 है वो उस पावर के बारे में उन्हें बताएगा, जैक और मारी के भी, पर उसके बदले में वो सारे एक्सपेरिमेंट जो कि इंसान के ऊपर किए गए थे उसके बारे में। वहीं शार्क को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था रात के समय में, क्योंकि वो उन्हें वो सारी चीज़ें नहीं बता रहा था जो कि उन्हें उसे बता देनी चाहिए थी बहुत पहले ही। वहाँ पे M21 ने बताने से मना कर देता है जब तक कि उसके साथियों के बारे में उसे ना पता चल जाए, इसलिए अब वहाँ पे शार्क से मारने की धमकी देने लग जाता है। M21 कहता है तुम मुझे मार दोगे तो तुम्हें इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो दूसरे वक्त हमें दिखाया जाता है एक लंबे बालों वाला लड़का टाओ के साथ में आ जाता है, जो कि उसे मारने से रोक देता है। जिसमें शार्क कहता है कि मैं तो इसे मार दूंगा, तुमने पहले जितने भी लोगों को छोड़ा था मैंने उन्हें भी मार दिया था। उसकी इस तरह की बात को सुन के वो लंबे बालों वाला लड़का काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है कि आखिरकार वो क्या कह रहा है, यानी कि उससे पहले उसने जितने भी लोगों को यहाँ से छोड़ा था, यानी कि जिनकी जान बख्श दी थी, उन्हें मार दिया गया था। वो गुस्से में अपनी गन को उसके ऊपर पॉइंट कर देता है। इसी बीच में हमें दिखाया जाता है लंबे बालों वाले लड़के के साथ में टाओ उसे रोक देता है। वो कहता है कि तुम इसे नहीं मार सकते हो, यूनियन का यही सख्त रूल है कि आम इंसानों में जिसको भी यूनियन के बारे में पता चलेगा उसे मार दिया जाएगा। इसी वजह से शार्क अनहार्म्ड रह जाता है उस लंबे बाल वाले लड़के से। तो दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है ईहान, रेस और शिनवू को, जो कि तीनों जा रहे होते हैं। शार्क उन पे नज़र बनाए हुए था। वो कहता है कि हमें रेस को पकड़ लेना चाहिए। वही लड़का जो कि M21 के साथ में था, वो उसे एक कोने में लेके जाते हैं और उसे ले जाने की बात करने लग जाते हैं। पर दूसरी तरफ रेस कहता है कि तुम अपने गंदे हाथ मुझ पे लगा भी मत देना, तुम्हारे पास ताकत नहीं है। ये कहने के बाद उसका फेंका हुए नाइफ को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम मुझे मेरी पावर को इस्तेमाल करने पे मजबूर मत करो। शार्क काफ़ी ज़्यादा गुस्से में उस पर अटैक करने लग जाता है, पर उसकी हर एक अटैक को बड़े ही आसानी से रेस आराम से डॉज कर रहा था। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता उसे पैरालाइज कर देता है, पर उसकी पैरालाइज अटैक को बड़े ही आसानी से तोड़ देता है शार्क, पर उसके मुंह पे थोड़ी सी चोट लग जाती है। दोनों के बीच में अच्छी फाइट चली रही थी, जहाँ पे क्रिस अपनी पावर का इस्तेमाल करने ही वाला था टाइम को स्टॉप करके, पर उसी दौरान हैमर जो था, जो कि शार्क के साथ आया हुआ था, वो अपने कुछ डेटोनेट का इस्तेमाल करता है और दोनों के बीच में ब्लास्ट कर देता है। उसकी वजह से रेस को थोड़ी दिक्कत तो होती है, क्योंकि अब ये फाइट 2v1 हो चुकी थी, पर रेस जो था वो उनसे फाइट करने के लिए पूरा तैयार था। शार्क अब एक पिल खाता है, अपनी पावर इंक्रीज कर लेता है, जिसकी पावर अब बाकी हानमत जितनी हो चुकी थी। दोनों के फीट में वापस से फाइट शुरू हो जाती है, पर इस बार शार्क काफ़ी तेज़ हो चुका था अपने ह्यूमन फॉर्म के मुकाबले में। शार्क की स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी, इसी वजह से वो रेस का बहुत ही अच्छे से मुकाबला कर पा रहा होता है। उसके नाइफ की पावर यानी कि उसकी डिस्ट्रक्टिव पावर भी बढ़ चुकी थी। रेस अपनी पावर का इस्तेमाल करने की कोशिश भी करता है, पर ऐसा लग नहीं रहा था कि शार्क के ऊपर उसका कुछ भी असर हो रहा है। शार्क कह रहा होता है तुम मेरे साथ शांति से चलोगे तो मैं शायद से तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, पर दूसरी तरफ रेस जो था उसके पीठ पे मुक्के मारने लग जाता, उसके स्पाइनल कोड को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। पर जैसे ही वो उसके ऊपर अपने मुक्के बरसा ही रहा था, हैमर उसके दोस्तों को लेके आ चुका था। वो कहता है अगर तुम हमारे साथ शांति से नहीं चलोगे तो हम इसे मार देंगे। उसकी ये बात सुन के वो खुद को उनके हवाले कर देता है। उसे एक अंडरग्राउंड बेसमेंट फैकल्टी में लेके आया जाता है, जहाँ पे कि M21 भी था। वो कहते हैं कि शायद से M21 तुम इन्हें जानते ही होगे, ये तुम्हारे स्कूल के बच्चे हैं। तो दूसरी तरफ सारा को अपने आप पता चल जाता है कि रेस किसी तरह के खतरे में है। वो कहती है कि उसके साथ मेरा मेंटल कनेक्शन टूट चुका है, यानी कि वो मर चुका है या बेहोश हो चुका है।
मुझे जल्द से जल्द से ढूंढना होगा। ये बात फ्रैंक और राय को पता चलती है, इसलिए वो दोनों भी उसके साथ चलने के लिए तैयार होते हैं क्योंकि रेस जो है वो बाकी बच्चों के साथ है। अगर वो भी खतरे में है तो शायद से बाकी के बच्चे भी खतरे में पड़ सकते हैं और उन्हें M21 के बारे में भी पता करना है। फ्रैंक ये सारी बातें राय से डिस्कस कर रहा था। राय कहता है तो क्या हुआ, हमें आखिरकार चलना ही पड़ेगा क्योंकि मेरे वो दोस्त हैं। वो सारा के साथ में निकल जाते हैं जहाँ पे सारा बड़ी ही तेज़ी से जा रही थी। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कुछ नए अपने बंदियों को जो कि D5 लेके आए हुए थे। वो कहते हैं अब हमारे पास रेस है, अगर हम इसे मारने की धमकी दे तो शायद से M21 अपना मुंह खोल देगा बिना किसी डील के। M21 जो होता है रेस को देख के काफी ज्यादा गुस्सा था क्योंकि उसकी वजह से शायद से अब उसकी डील टूट सकती है, पर वो मना कर देता है। उसकी ये बात सुन के शार्क बड़े ही गुस्से में कहता है कि तो अब मुझे लगता है कि मुझे बाकी लोगों को टॉर्चर करना पड़ेगा। अब वो एक एक करके सभी को पीट रहा था। शिनवू खड़ा होता है, वो ईहान को उठाने की कोशिश करता है, वो इसमें कामयाब भी हो जाता है। ईहान अब अपने पाँव पे यानी कि उठ खड़ा हो सकता था। वो लोग खड़े होते ही है कि उसी दौरान रेसबी को वो देख लेते कि वो भी बंदी बना हुआ है। टाओ जो होता है वो उन सभी को बचाने की कोशिश करता है। वो उन्हें छोड़ने के लिए शैंक को कहता भी है, पर शैंक जो था वो नहीं मानता है। वो कहता है कि मैं इनमें से किसी को भी नहीं छोड़ने वाला हूँ, मुझे सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन चाहिए, उसके बाद मैं देखूंगा कि इनमें से मुझे किसको मारना है। वहीं दूसरी तरफ टाओ कहता है कि हम इनकी मेमोरीज मिटा भी सकते हैं, पर शैंक कहता है कि नहीं, हमें मिटानी नहीं है, मैं इनको मार के रहूँगा। टोक्यो भी उन्हें रोकने की कोशिश करता है। M21 कहता है कि तुम्हें मुझसे इन्फॉर्मेशन चाहिए तो तुम इन्हें छोड़ दो, पर दूसरी तरफ शार्क जो था वो कहता है कि मुझे अब तुमसे इन्फॉर्मेशन निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास इतने बंदी हैं कि मैं इन्हीं के हाथों से अपने लिए इन्फॉर्मेशन निकलवा सकता हूँ, तुम अब हमारे किसी भी काम के नहीं हो। उसकी ये बात सुन के वो सभी लोग हैरान थे कि आखिरकार ये क्या कह रहा है, पर ये शार्क की एक चाल थी। टाओ बीच में आके कहता है कि तुम इनमें से किसी दो को जाने दो जो कि अभी अभी आए हैं, तो कोई बात बन सकती है, पर शार्क तब भी नहीं मानता है। शार्क कहता है कि मैं इन्हें मार के रहूँगा। ये कहने के बाद में वो M21 के पास में बढ़ने लग जाता है टाओ को हटा के, पर शिनवू बीच में आके उस बंदे को रोकने की कोशिश करता है और उसके लात मारता है और वह कहता है कि तेरी हिम्मत कैसी बीच में आने की। ईहान के सामने रेस आ जाता है, इसी वजह से वो रेस को नहीं पीट सकता था क्योंकि रेस का पता नहीं कब वो अपने पावर का इस्तेमाल करके इन्हें पीट दे, इसलिए वो सारे अभी रुके हुए थे। रेस कहता है कि मैं तुम्हें सारी चीज़ें बताने के लिए तैयार हूँ। ये बात सुन के शार्क और भी ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि इसे भी पता है कि उस पावर के बारे में। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है शिनवू उस लंबे बाल वाले आदमी यानी कि शार्क से फाइट कर रहा था। M21 जो कि बस खड़ा खड़ा ये सब होता हुआ देख रहा था कि ये सब आपस में फाइट कर रहे हैं और वो सिर्फ खड़ा ही है। जहाँ पे क्रिस बेहोश हो चुका था, शिनवू उसके सामने अकेला खड़ा था। शार्क उसका गला पकड़ के उसे मारने ही वाला था कि ईहान उसे जाके रोकने की अपनी पूरी कोशिश करता है, पर ऐसा लग रहा था कि उसकी ये कोशिश बस एक नाकामयाब कोशिश ही बन के रह जाएगी क्योंकि वो एक सुपर ह्यूमन है और एक मोर्टल इंसान उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। क्रिस कहता है कि तुम उस मोर्टल को छोड़ दो, तुम मुझे मार सकते हो उसके बदले में। उसकी ये बात तो सुन के M21 का सर घूम जाता है। वो उनसे फाइट करने के लिए तैयार हो चुका था। वो जल्दी से जाके शार्क के हाथ के ऊपर कट लगा देता है। तो दूसरी तरफ सारा भी जो होती है वो अंडरग्राउंड फैकल्टी की तरफ बढ़ने लग जाती है। उसे अब वहीं पे हैमर मिल जाता है जो कि D5 का एक मेंबर है। D5 के मेंबर से पूछते क्या खैर तुम्हारे यहाँ क्या काम है, जिस पर कहते तुम मेरे हाथ से हट जाओ वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। अब वो अपने हाथों में डेटोनेट लेके खड़ा था, वो उस पर फेंक देता है। गेट ब्लास्ट हो जाता है और वो वहाँ पे गेट बंद हो जाता है। हैमर कहता है वो अंदर नहीं आ सकती है, पर सारा अपनी पावर का इस्तेमाल करती है। वो जगह जिसकी वजह से गेट बंद था वो उसे काट देती है। उस कटने का निशान हमें हैमर तक को दिखाई पड़ जाता है। हैमर वापस से उसके ऊपर कुछ बम फेंक देता है। तो दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे कि राय और फ्रैंक जो थे उसी फैकल्टी की बिल्डिंग के सबसे ऊपर आते हैं जहाँ पे कि पहले से ही पर्पल उनका इंतज़ार कर रहा था। पर्पल जिसका नाम भी हमने अभी ही रखा है, वो कहता है कि मैं तुम्हें आगे नहीं जाने दूंगा, अगर तुम्हें आगे जाना है तो तुम्हें मुझे मारना पड़ेगा। उसकी ये बात सुन के फ्रैंक उससे फाइट करने के लिए आगे जाता है क्योंकि मास्टर के सर्वेंट के होते हुए मास्टर को क्यों आगे बढ़ के कदम उठाना पड़े, इसलिए उन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है जहाँ पे कि पर्पल जो था वो फ्रैंक को एक अच्छी टक्कर दे रहा होता है। फ्रैंक कहता है कि क्या अभी भी यूनियन में तुम्हारे जैसे ही अच्छे खासे ताकतवर लोग हैं। दोनों के बीच में फाइट काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होती है। दोनों अपनी नॉर्मल पावर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं जहाँ पे कि फ्रैंक का अपर हैंड हमें दिखाई पड़ता है पर्पल से फाइट करते हुए, पर पर्पल जो होता है वो अपने साइंटिफिक वेपन्स का इस्तेमाल करते हुए उसको भी एक अच्छी टक्कर दे रहा होता है। फ्रैंक को मौका मिल जाता है एक अच्छी किक रखने का, वो उस चीज़ के लिए आगे बढ़ता भी है, पर उसी दौरान जो पर्पल था वो अपनी गन को उसके सर पे पॉइंट कर देता है और वो उसको फायर करने लग जाता है, पर उससे फ्रैंक बच जाता है।
उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी जो कि बुलेट से छू नहीं पा रही थी। उसी दौरान दोनों अपनी अब फुल पावर का इस्तेमाल करने लग जाते क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो अपर सरफेस पावर का इस्तेमाल करेंगे तो दोनों में से कोई नहीं जीतने वाला है, सिर्फ उनका स्टेमिना कम होगा। इस वजह से पर्पल डी पिल को खा लेता है। उसकी पावर अब पहले से काफ़ी ज़्यादा गुना बढ़ चुकी हुई होती है उसकी स्पीड के साथ में। वो कहता है कि सबसे पहले मैं तुम्हें हराऊंगा, उसके बाद में वो जो दूसरा बंदा था जो गया है उसे हराऊंगा। ये बात सुन के फ्रैंक जो था वो अपनी फुल पावर का इस्तेमाल कर लेता है। दूसरी तरफ हमें M21 को दिखाया जाता है जो कि शार्क को रोकने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। शार्क जो था बड़ी ही आसानी से उसे वापस से ओवर पावर करने लग जाता है जैसे कि उसने उसे पहले किया था। M21 जो कि अब उसके सामने हारा हुआ लग रहा होता है, वो अब कहता है कि शायद से अब हमें फाइट को अपने नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहिए। शार्क जो था उसे मारने ही वाला था। M21 उसके हाथ को रोक लेता है और उसके नाइफ से वो दूर हो जाता है, कहीं वो नाइफ उसके लग ना जाए। वो उन बच्चों को वहाँ से निकलने के लिए कहता है, पर इसी दौरान D5 के काफ़ी सारे मेंबर्स वहाँ पे होते हैं, इसलिए उनका निकलना नामुमकिन है। वो ये बात M21 को बताते हैं। M21 अब सोचने लग जाता है कि आखिरकार मैं इन्हें कैसे बचाऊं, पर उसी दौरान अब हमें दिखाया जाता है कि वो अपने घुटनों के बल गिर जाता है। घुटनों के बल गिरना यानी कि तुम अब पहले ही बैटल लड़ने से पहले ही हार चुके हो। तो दूसरी तरफ अब जो जैक शार्क था उसके सामने रिज जो था वो अपनी बंदिशों को तोड़ देता है। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके बड़े ही आसानी से उसे एक पंच में लिटा देता है। वो M21 को संभालता है, पर उसे क्या पता था उसने जो एक पहले पिल खाई थी वो वापस से उसी पिल का इस्तेमाल करता है और अपनी पावर को काफ़ी कई गुना बढ़ा लेता है जैसे कि पर्पल ने अपनी पावर को बढ़ाया था। दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है जिसके अंदर रेस का अभी भी अपर हैंड था क्योंकि अब उसे गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसने पहले तो सोचा था कि M21 उनका बंदी होगा, इसलिए वो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता था। उसी दौरान हमें दिखाया जाता है उनका जो लीडर था जिसका नाम क्रेंस है वो भी उस पिल को खा लेता है। इसी दौरान अब वहाँ पे 2 डी पिल खाने वाले बंदे हो जाते हैं जो कि D5 के बंदे थे, पर उसी दौरान क्रेंस जो था वो वहाँ पे शार्क को मार देता और उसकी सारी एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद वो पहले से ज़्यादा ताकतवर बन जाता है। इस वजह से रेज अब उसके ऊपर अटैक करने तो जाता है पर उसके अटैक उसके ऊपर काम नहीं आते। रेज काफ़ी ज़्यादा हैरान था कि आखिरकार ये क्या हो रहा है, उसके अटैक इसके ऊपर काम क्यों नहीं आ रहे हैं। उसी दौरान अब श्रैंक जो था वो कहता है कि शायद से तुमने एक गलत बंदे को चुन लिया फाइट करने के लिए, तो मेरे ख्याल से अब मरने वाले हो। ये कहने के बाद में क्रेंस जो था वो उसके हर एक अटैक को डॉज बड़े आराम से कर लेता है। उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी क्योंकि उसने श्रैंक की सारी पावर एब्जॉर्ब कर ली थी। अब रेस ज़मीन पे आ गिरा था। वहीं पे क्रेंस जो था उसे मारने के बाद M21 की तरफ बढ़ ही रहा था कि उसी दौरान राय की एंट्री हो जाती है। राय जैसे ही वहाँ पे आता है वो हर जगह अपने साथियों को इधर से उधर पड़ा पाता है। वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था, पर दूसरी तरफ क्रेंस को लग रहा था कि यही शायद से वो लड़का होगा जो कि इनका लास्ट मेंबर है। वो उसे मारने के लिए आगे जाता है पर राय के सामने वो झुक जाता है। दूसरी तरफ पर्पल जो था वो भी फ्रैंक से फाइट कर रहा था। उसने फ्रैंक को कह दिया था कि तुम्हें मारने के बाद मैं राय को मारने के लिए जाऊँगा जो कि तुम्हारा साथी है। ये सुन के फ्रैंक अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करता है। तो दूसरी तरफ हमें सारा को दिखाया जाता है जो कि अपने सोल वेपन से हैमर को मार देती है। वो बाहर आके देखती है कि वहाँ पे फ्रैंक जो है वो भी एक नोबल है यानी कि इमोर्टल जो कि पर्पल से फाइट कर रहा है, और वहीं पर्पल जो था वो अब उसके सामने कमज़ोर पड़ने लग जाता है। पर उसे उसी दौरान अपनी बहन की यादें आने लग जाती जो कि उसने उसके साथ बिताई थी। इस वजह से वो उसके अटैक को डॉज कर लेता है और उसके मुंह पे गन पॉइंट कर देता है। उसका असर फ्रैंक पे भी होता है, उसके चेहरे पे स्क्रैच आ जाता है। तो दूसरी तरफ सारा जब तक उनके पास में जाती है वो देख पाती है कि जो पर्पल है वो ज़मीन पे लेटा हुआ है और फ्रैंक ने उसे हरा दिया है। वो ये देख के समझ जाती है कि एक नोबल है। तो दूसरी तरफ फ्रैंक भी समझ जाता है कि सारा एक नोबल हाउस की हेड है। ये कहने के बाद दोनों आपस में बात नहीं करते हैं क्योंकि अभी पर्पल बोल रहा था। पर्पल कहता है कि तुम लोग मुझे तो मार दो पर तुम शिनवू को बचा लो। शिनवू ने मेरी एक दिन जान बचाई थी जब मैं एक एले में था। तुम जल्द से ही बैकग्राउंड फैकल्टी के अंदर जाओ। ये बात सुन के वो वहीं के लिए निकल जाते हैं। तो दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है क्रेंस को। क्रेंस जो था वो राय पे अटैक करने के लिए जाता तो है पर राय उसके हाथों को रोक लेता है। इस तरह की पावर उसके लिए हैरान कर देने वाली थी। अब उस पर स्लैशेस का इस्तेमाल भी करता है पर उसका असर नहीं होता है। वो टाओ को कहता है कि तुम जल्दी से डी पिल खाओ और अपनी एनर्जी मुझे दे दो। टाओ अपने डी पिल को हाथ में लेके उसके पास में जाता है और जैसे ही वो उसकी गर्दन पकड़ के उसे हाथ में उठाता ही है कि टाओ जो था उसके हाथ से खुद को छुटवा के उसके ऊपर टेजर से अटैक कर देता है, उसे एक शॉक दे देता है। क्रेंस गुस्से में उसकी गर्दन पकड़ता है। उतनी ही देर में राय टाइम को थोड़ा सा स्टॉप कर देता है यानी कि उसके टाइम स्टॉप हो चुका है।
अब वहाँ से इतनी देर में टाओ बच के निकल आता है, जहाँ पे ईहान उसकी मदद करता है। राय ने उन्हें प्रोटेक्ट करने का वादा किया था, इसीलिए वो ब्लड मैनिपुलेट करने की टेक्निक का इस्तेमाल करता है और क्रैंस के ऊपर अटैक कर देता है। रिज ये देख के हैरान था, ये तो एक नोबल पावर है, इसके पास ये पावर कहाँ से आई। वो शॉक में था कि यहाँ पे राय भी एक नोबल है। वहीं दूसरी तरफ राय ने क्रैंस को एक ही बार में हरा दिया होता है। इस तरह की हार तो देख के क्रैंस भी हैरान था कि वो इसके सामने एक मिनट भी नहीं टिक पाया। अगले दिन अब हमें दिखाया जाता है जहाँ पे पर्पल M21 दोनों जिंदा थे, उनके सिर पे बैंडेजेस बंधी थी। तो दूसरी तरफ हमारा सीन शिफ्ट होकर राय की तरफ में आता है। राय की जो पावर थी उसने कुछ ज़्यादा ही यूज़ कर ली थी, उसके मुंह से खून निकल रहा था। फ्रैंक वहाँ पे आता है। फ्रैंक को राय कहता है कि तुमने पिछले दिन पावर मुझसे बिना पूछे क्यों इस्तेमाल की, जिसके ऊपर फ्रैंक माफ़ी मांगता है क्योंकि उसने एक ऐसी प्लेज ली थी कि वो अपनी फुल पावर का इस्तेमाल तभी इस्तेमाल करेगा जब मास्टर उसे इजाज़त देंगे। पर इस बार उन्होंने उसका रूल तोड़ा है, इसलिए वो किसी भी तरह की पनिशमेंट के लिए तैयार होता है। पर उस चीज़ के लिए राय मना कर देता है क्योंकि अभी तक फ्रैंक उसके साथ रहता हुआ आया है और अब वो उसके एक अच्छा खासा दोस्त बन चुका है। अब उसके बीच में वो सर्वेंट वाला रिश्ता नहीं रहा। ये कहने के बाद वो डिनर के लिए जाते हैं। सभी लोग एक जगह बैठ के खाना खाते हैं जहाँ पे कि टाओ भी था। वहीं ये सब आपस में बातें करने लग जाते हैं। वहीं हमें M21 को दिखाया जाता है जो कि सोच रहा था क्या सच में मुझे इन लोगों से अलग हो जाना चाहिए। पर दूसरी तरफ अब हमें दिखाया जाता है कि राय वहाँ पे आता है जो कि M21 को उसकी फुल पोटेंशियल की पावर तक लेके जाता है। M21 को इस पावर की जरूरत थी क्योंकि अभी तक जितने भी विलन थे वो सभी से ताकतवर थे। दूसरी तरफ अब हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है हैकर को और पर्पल को, जो कि दोनों बात कर रहे थे। उसी बीच हैकर एक सच रिवील करता है कि पर्पल की जो बहन है सिर्फ वो उसका एक भ्रम है जो कि यूनियन ने उसके दिमाग में डाला है, उसी की ही मदद से वो यूनियन के लिए काम करता रहे। ये बात जान के वो काफ़ी ज़्यादा दुखी था। तो दूसरी तरफ वहाँ सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे कि M21 के बारे में एक और हैकर चीज़ रिवील करता है कि उसके जितने भी साथी थे जो भी एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थे उनकी सारी फाइल्स को मिटा दिया गया है, इसलिए उसके लिए नामुमकिन है उसके साथियों को ढूंढना। इसलिए वहीं अब M21 जो होता है फ्रैंक से माफ़ी मांगने लग जाता है जो कि उसकी पिछली जितनी भी गलती थी। पर राय जो था वो उसे माफ़ कर देता है। वहीं फ्रैंक जो था यहाँ पे दो लोगों को और नौकरी दे देता है जो कि थे पर्पल और हैकर। वहीं हमें अब शिन्वू को दिखाया जाता है जो कि अपने स्कूल के लिए जब आते हैं वहाँ पे हैकर, पर्पल और M21 को देख के हैरान थे। अब वो तीनों काफ़ी ज़्यादा फेमस थे यहाँ पे लड़कियों में क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखा करते हैं। अब ये चीज़ देखने के बाद में वो और भी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं जब राय वहाँ पे आता है कि उसी के पीछे वापस से लड़की सारी बावली हो जाती है। अब शिन्वू जो था वो कहने लग जाता है मुझे भी तो कोई पसंद है, अब मेरा क्या होगा इस दुनिया के अंदर। जिस पे ईहान उसे एक आइडिया देता है कि हमें ये सारी चीज़ें राय और बाकियों से पूछनी चाहिए क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। शिन्वू भी गुस्सा था कि आखिरकार यही लोग फेमस क्यों है, मैं भी तो ताकतवर हूँ, मुझे भी तो लड़कियाँ पसंद करनी चाहिए। जिसके ऊपर ईहान उससे पूछता है कि आखिरकार उसे कौन पसंद है, जिस पर वो सारा की तरफ देखता है। वो समझ जाता है कि हाँ इसे सारा ही पसंद है जो कि इसकी लीग से बाहर है, जो कि कोल्ड ब्यूटी है। वो राय से पूछता है कि वो लड़कियों में इतना फेमस क्यों है, पर उनमें से कोई भी उसे नहीं बता सकता था क्योंकि पहले से ही ये तीनों गॉड गिफ्टेड थे और राय तो पहले से ही गॉड गिफ्टेड था। ईहान उन सभी से टेक्निक पूछने लग जाता है कि लड़कियों को हम कैसे पटा सकते हैं, जिसमें वो शुरुआत में तो मना करते हैं पर बाद में वो सारे लोग आपस में एक जगह बैठते हैं, थोड़ी बहुत राय करते हैं कि आखिरकार वो शिन्वू की किस तरीके से मदद कर सकते हैं। पर राय की बात से हर कोई हैरान था कि राय चाहता है कि ये लोग उसकी मदद करें। राय ने कभी भी उन लोगों की मदद नहीं मांगी है पर इस बार मांगी है तो उन्हें मदद करनी ही पड़ेगी। अब वहीं हमें फ्रैंक को दिखाया जाता है। फ्रैंक के पास में वो सभी लोग वापस से आते हैं क्योंकि फ्रैंक भी दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। उसके भी जवानी में काफ़ी सारी गर्लफ्रेंड्स रही होगी पर उन्हें क्या पता था ये तो सिग्मा मेल है, इसकी आज तक कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है, ये पहले से ही गॉड गिफ्टेड है, इसी वजह से इसके पास बस लड़कियां मंडराती रहती हैं, इससे बात करने का तरीका नहीं है। पर तभी वो एक अच्छा आइडिया देता है कि शायद से शिन्वू को उसके लिए एक अच्छा सा लेटर लिखना चाहिए जिसमें वो अपनी प्यार भरी बातें लिख सकता है। वो रिज के पास जाता है। रिज के साथ वो हमेशा रहती है तो रिज को उसकी फेवरेट चीज़ें पता होंगी, पर रिज उन्हें बताने से मना कर देता है क्योंकि M21 उसके साथ था और M21 से उसकी जमती नहीं थी। उन दोनों के बीच में वहीं पे लड़ाई होने लग जाती है। इसी बीच वो रिज के जितने भी बातें थी उन सभी को छोड़ देते हैं पर राय बीच में आकर रिज को मना लेता है। अब वो सारे लोग लाइब्रेरी के अंदर आते हैं, एक लेटर लिखने में शिन्वू की मदद करने लग जाते हैं। शिन्वू को लेटर फॉर्मल तरीके से लिखना नहीं आ रहा होता है, वो काफ़ी सारी गड़बड़ी कर रहा था, इसलिए वो उसको वहीं पे मोड़ के वहीं फेंक देता है।
और वो जहाँ पे वो फेंकता है उस जगह पे राय पहले से ही था। अब हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। अब हमें एक बास्केटबॉल कोर्ट में दिखाया जाता है जहाँ पे वो सभी लोग बास्केटबॉल खेल रहे थे, क्योंकि खेलते खेलते शायद से वो सारा को इम्प्रेस कर सकता है अपनी टेक्निक से। पर वहाँ पे वो इतने लोगों को लेके आया था जो कि उससे पहले ही ताकतवर थे। जैसे ही राय ने बॉल पकड़ी थी उसका ऑरा तो देख के सभी लोग पहले से ही हैरान हो गए थे कि अब हम इससे कैसे बॉल छीनेंगे। वहीं राय जो था खड़ा होता है और अपनी बॉल को आगे की तरफ फेंक देता है। अब रिज अपनी बॉल को लेके आगे जाने लग जाता है जहाँ पे टोका उसे रोकने की कोशिश तो करता है, पर बॉल वापस से राय के हाथ में आ जाती है। राय बड़े स्टाइल से उस बॉल को पकड़ रहा होता है और रिज भी अपनी गेम खेलने लग जाता है। उसी बीच उसके सामने M21 आ जाता है। M21 से उसकी जमती नहीं है जैसा कि हमें पता है, इसलिए अब उन दोनों के बीच में एक तरह की राइवलरी शुरू हो जाती है। सिर्फ रिज और M21 ही उस कोर्ट के अंदर खेल रहे थे ऐसा लगने लग जाता है, क्योंकि वहाँ पे शिन्वू के पास में बॉल नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि शिन्वू सिर्फ वहाँ पे खड़ा होकर उन्हें खेलते हुए देख रहा है। अब एक एक करके उसके पास बॉल तो आती है पर टाइम ओवर हो जाता है। पर जब भी उसकी बारी आती कोई ना कोई बीच में आके उससे उसकी बॉल ले लेता। पर्पल भी ऐसा ही करता है और वहीं ये देखने के बाद में शिन्वू काफी ज्यादा परेशान हो जाता है कि आखिरकार मैं इन लोगों के साथ क्यों खेल रहा हूँ, सारे के सामने इन्होंने तो मेरी बेइज्जती करा दी। ये देखने के बाद शाम के समय हमें दिखाया जाता है जहाँ पे ईहान उसका हौसला बढ़ा ही रहा था कि तभी पीछे से वहाँ पे सारा की एंट्री हो जाती है। सारा को इसके साथ आते हुए देख के वो हैरान था, पर सारा उसे उसका नोट पकड़ाती है और वहीं ये देखने के बाद शिन्वू एकदम से लाल पीला हरा नीला हो जाता है। सारा उसे वो चीज़ पकड़ाते हुए स्माइल भी करती है और वो कहती है अगर तुम्हें कुछ लिखना था उससे बढ़िया मेरे मुंह पे बोल देते, वो ज़्यादा अच्छा रहता। इस तरह की बात सुन के शिन्वू कहता है अच्छा मैं वो तुम्हारे लिए नहीं लिख रहा था। ये बात सुन के सारा थोड़ा स्माइल करती है और वो कहती है तो ठीक है। ये कहने के बाद वो चली जाती है। वहाँ पे शिन्वू काफ़ी ज़्यादा खुश था कि ये चीज़ देख के कि सारा उसके सामने हंसी है। अब ये सारी चीज़ें वो सभी लोगों को बताता है। उसकी इस तरह की बात सुन के सभी लोग उसके लिए खुश थे। पर दूसरी तरफ फ्रैंक बात करने लग जाता है उनकी मेमोरीज इरेज करने की, क्योंकि वो सुपर ह्यूमन और नोबल्स की बातों को आम इंसानों तक नहीं सीमित रहने देंगे। अगर ये बात अगर उन्हें याद रहेगी तो कोई ना कोई उनके ऊपर हमला करता रहेगा। यूनियन के भी लोग उसके ऊपर हमला कर सकते हैं, इसी वजह से उसकी यादें रीराइट करी जाएंगी। ईहान नहीं चाहता था पर उनके बार बार समझाने पे वो लोग मान जाते हैं। राय उनकी मेमोरीज रीराइट कर देता है। तो अगले दिन अब हमें दिखाया जाता है लुडोनिया नाम की जगह पे, जहाँ पे गेजुअल नाम का एक बंदा जो कि एक फैमिली लीडर है, वो रिज के ग्रैंडपा है। जैसे ही वो स्कूल में पहुंचता है वहाँ पे फ्रैंक और राय को उसकी प्रेजेंस महसूस हो जाती है। अपने ग्रैंडपा को देख कर रिज अपना सर झुका लेता है। ये देखने के बाद उसके ग्रैंडपा गुस्से से कहते हैं आखिरकार तुम इंसानों के साथ क्या कर रहे हो। पर उसी समय वहाँ पे फ्रैंक की एंट्री हो जाती है। फ्रैंक को देख के तो गेजुअल काफी ज्यादा गुस्से में था, पर वो उससे लड़ाई नहीं कर सकता था। इनकी पास्ट में कुछ स्टोरीज रह चुकी हैं। वहीं पे अब हमें पता चलता है कि जो प्रीवियस लॉर्ड थे नोबल के, अब वो मर चुके हैं। अब उनकी बेटी का राज है सारे नोबल्स के ऊपर। और उन्हीं के बीच में ये बात चल रही है कि राय वापस लौट आया है। वो कफिन के अंदर बंद था। उसी के पीछे यहाँ पे गेजुअल की ग्रैंडसन और उसके साथ में सारा भी गई हुई है। पर शायद से लॉर्ड को उनके ऊपर भरोसा नहीं था। वो कहते हैं कि तुम उन्हें चेक में रखना, कहीं ये चीजें कहीं बाहर के लोगों को पता ना चल जाए। वहीं जाते हुए हमें तो येलो हेयर बंदों को दिखाया जाता है जो कि सारा के बारे में बात कर रहे होते हैं। बड़ा लड़का जो था वो छोटे को कहता है तुम सारे के पीछे पागल मत हो जाना और वहाँ पे पहुँच मत जाना। तुम्हारी गलती पिछली बार नजरअंदाज कर दी गई थी, पर अगर इस बार गलती हुई तो तुम्हें सजा भी मिल सकती है। ये कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ में ग्रेजुअल को दिखाया जाता है जो कि फ्रैंक से बात करने लग जाता है कि आखिरकार राय यहाँ पे जिंदा कैसे है। राय बताता है कि वो एक डीप स्लम्बर में था जो कि वो जाग चुका है। पर ग्रेजुअल उसे बताता है कि सभी लोगों को ऐसा लगता है कि तुमने ही प्रीवियस लॉर्ड को मारा था, इस वजह से तुम शक के घेरे में हो। तुम्हें मेरे साथ लुडोनिया चलना पड़ेगा जहाँ पे कि सारे नोबल्स रहते हैं लॉर्ड के साथ में। पर वहाँ पे जाने से वो लोग मना कर देते हैं क्योंकि वो वहाँ पे जाके सफाई दे क्यों जब उनकी कोई गलती ही नहीं है। फ्रैंक मना कर देता है क्योंकि राय यहाँ पे एक अच्छी जिंदगी जी रहा होता है। यहाँ पे उसके काफी सारे करीबी दोस्त हैं जिनके साथ ही अच्छी जिंदगी बिता रहा है, तो वो क्यों लुडोनिया जाए और अपनी सारी गवाही उनके सामने पेश करे। तो दूसरी तरफ रिज से सारे सुपर ह्यूमन बात करने लग जाते हैं कि तुम्हारे ग्रैंडपा और ये लोगों की कहानी क्या है, जिस पर रिज बताता है कि सारा और मेरे ग्रैंडपा फैमिलीज के हेड है। ये कुछ 5-6 फैमिलीज के हेड है जो कि लॉर्ड के अंडर में काम करते हैं। ये काफी ज्यादा ताकतवर है। सारे फैमिली हेड्स के अंदर से ग्रेजुअली है जो कि अभी तक सबसे ज्यादा पुराना पर्सन रह चुका है लॉर्ड की अंडरशिप में।
वहीं अब राय भी खुद भी मना कर देता है कि वो तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता हूँ, तो मुझ पर ज्यादा प्रेशर मत डालो। इसे ग्रेजुअल कुछ नहीं कर सकता था, पर अब उसे शक होने लग जाता है कहीं फ्रैंक राय के साथ और कुछ सुपर ह्यूमन के साथ मिलकर नोबल्स को हरा देना तो नहीं चाहता, यानी कि एक तरीके से बैक स्टेप तो नहीं करना चाहता है, क्योंकि फ्रैंक की एक कहानी ऐसे ही रह चुकी है जिसके बारे में हमें बताया जाता है कि फ्रैंक नोबल्स किलर के नाम से काफी ज्यादा मशहूर था, जो कि नोबल्स को मारा करता था। ये उन नोबल्स को अपना शिकार बनाता था जो कि थोड़े कमजोर होते थे, जो कि लोगों के ऊपर अत्याचार करते थे। पर यह बात जब लॉर्ड को पता चलती है कि एक ऐसा ह्यूमन है जो कि नोबल्स की तरह की पावर का इस्तेमाल कर सकता है, जो कि इंसानों में सबसे ताकतवर है, उसे हराने के लिए ग्रेजुअल और रेजर नाम के एक दो फैमिली हेड्स को भेजा गया था। उनके साथ में कुछ और भी एजेंट्स थे, पर वो फ्रैंक को हाथ भी नहीं लगा पा रहे थे। अब फ्रैंक के सामने जब दोनों हेड आते हैं तब फ्रैंक एक अकेली चोटी के कोने पे खड़ा हुआ था। वो उसे शांति से सरेंडर करने को कहते हैं और लॉर्ड के पास चलने के लिए, पर फ्रैंक इस चीज के लिए मना कर देता है। वो कहता है कि तुम नोबल्स हमेशा लोगों का गलत इस्तेमाल करते हो, जिस पे ग्रेजुअल कहता है कि हम तो उनकी रक्षा करते हैं, जिस पे फ्रैंक गुस्से में कहता है कि कुछ लोगों के करने से ये नहीं हो जाता कि तुम्हारी पूरी जाति पर जाति ही उन लोगों की रक्षा करती है, तुम सारे लोग खराब हो। ये कहने के बाद वो अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करने लग जाता है। जब फैमिली हेड अपने सोल वेपन का इस्तेमाल करते हैं, वो भी अपने सोल वेपन का इस्तेमाल करता है। ऊपर से गिरने वाली पर्पल लाइटनिंग जितनी भी होती है वो एक तरीके के ब्लैक स्पीयर में बदल जाती है, जिसकी मदद से उसकी पावर काफी गुना और भी बढ़ जाती है। पर वेपन की ज्यादा पावर उसका यूज करने से उसे फ्लैशबैक भी काफी ज्यादा मिलने लग जाता है। उसकी जो पूरी बॉडी होती है वो उस ब्लैक स्पीयर की वजह से करप्ट होने लग जाती है। उसी के बीच में रेजर भी चपेट में आ जाता है और वहीं पे ग्रेजुअल भी अपनी पावर का इस्तेमाल करता है। ये फाइट 2 वर्सेस 1 हो गई थी, पर एक बहुत बड़े ब्लास्ट की वजह से फ्रैंक बच के निकल जाता है, पर उसके पीछे छूटे हुए खून के जो धब्बे होते हैं उसके निशान से रेजर उसका पीछा करने लग जाता है। जहाँ पे कि हमें फ्रैंक को दिखाया जाता है जो कि हवेली में घूम रहा होता है, एक बंदों से सामने दिखाई देता है, पर उसे लगता है कि शायद से वो इस महल का नौकर होगा, पर उसे क्या पता था जो उसके सामने खड़ा है वो राय है, जो कि एक नोबल लेस है, जो कि नोबल्स का सफाया करता है एक तरीके से जब भी वो गलती करते हैं। और इसी समय वहाँ पे एंट्री हो जाती है ग्रेजुअल और रेजर की, जो कि वहाँ पे आते ही उसके सामने झुक जाते हैं और उसे कहते हैं कि हमें फ्रैंक को ले जाना पड़ेगा, ये लॉर्ड की ऑर्डर है। पर तभी राय जो होता है उसे अपना बटलर बना देता है। वो कहता है अब से ही मेरी अंडर में रहेगा, यानी कि अब फ्रैंक उसका सर्वेंट बन चुका है। उसके साथ काफी समय बीत जाते हैं, पूरे 5 साल बीत चुके थे, जहाँ पे ग्रेजुअल कहता है कि शायद से अब आपके को लॉर्ड के पास जाना चाहिए फ्रैंक को लेके। पर लुगडोनिया के जितने भी लोग थे उन्हें हीन भावना से देखने लग जाते हैं, पर लॉर्ड तो उसकी तारीफ करने लग जाते हैं कि तुम इंसानों में सबसे ज्यादा ताकतवर हो, क्यों ना तुम राय के साथ एक ब्लड कॉन्ट्रैक्ट बना लो, उसकी मदद से तुम भी उसके साथ ही जियोगे और उसी के साथ में मरोगे। एक तरीके से तुम और भी काफी सालों तक जी सकते हो, जो कि एक इंसान के शरीर में तुम नहीं जी सकते। तो पर फ्रैंक मना कर देता है क्योंकि वो एक इंसान है, जिसपे कि लॉर्ड काफी ज्यादा हंसते हैं और वो कहते हैं कि राय अगर इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहता है तो वो बना सकता है, इस चीज का विरोध कोई भी नहीं करेगा। इस तरह की बात लॉर्ड के मुंह से सुनने के बाद फ्रैंक जो था वो ग्रेजुअल से फाइट करने के लिए जाता है, पर वो मना कर देता है। पर दूसरी तरफ एक और नोबल उससे फाइट करने के लिए तैयार था। दोनों की फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पे कि फ्रैंक जो था वो अपना आपा खो बैठता है, पर सही समय पे लॉर्ड और राय के आने पे वो उसे बचा लेते हैं उसके शरीर को बेकाबू होने से। अब फ्रैंक की आंखें खुलती है, उसके सामने राय था। वो राय के साथ में अपना ब्लड कॉन्ट्रैक्ट भी स्थापित कर लेता है, यानी कि उसका वो सर्वेंट बन चुका है। ग्रेजुअल पुरानी बातों को याद कर रहा था। वो कहता है कि तुम धोखा देने की कोशिश मत करना, वरना शायद से राय को खुद आगे आके सारी चीजें अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। इस तरह की बात को सुन के फ्रैंक जो था वो चुप रहता है। ग्रेजुअल कहता है तुम चिंता मत करो। वो अपने पोते से मिलता है और वहाँ से वो लुकोडोनिया के लिए निकल जाता है। लुकोडोनिया में वो काफ़ी झूठी चीज़ें उन्हें बताने लग जाता है, जैसे कि वहाँ पे कफिन नहीं मिला, इसी वजह से लॉर्ड जो थी वो उसकी मेमोरीज के अंदर एक बार जाने की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है रेजर का पोता निकल पड़ता है जापान के लिए। सारा को उसका ऑरा मिल जाता है, यानी कि महसूस हो जाता है। वो जैसे ही सही समय पे बाहर जाते हैं वो देख पाते हैं कि उनके सामने एक दूसरा नोबल खड़ा हुआ है। वहीं पे हमें दिखाया जाता है रेजर का पोता जो होता है वो सुपर ह्यूमन के साथ में खेलने लग जाता है। वो उन्हें काफी ज्यादा पीटता है, पर सही समय पे रेज और सारा के आ जाने पे वो रुक जाता है। अब वो कहने लग जाता है कि सारा मैंने तुम्हें पहले कन्फेस किया था, क्या तुम अभी मुझसे प्यार करती हो, क्या तुम मेरा ऑफर मानती हो? जिसके ऊपर सारा उसे यहाँ से निकल जाने के लिए कहती है, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। पर वो कहता है सारा तो मुझे रात में मिलना। वहीं M21 की हालत काफी ज्यादा गंभीर हो गई थी, क्योंकि उसने उसके शरीर के अंदर अपना हाथ डाल दिया था, यानी कि कट लग चुका था। उसे ठीक किया जाता है। शाम के समय में सारा उन्हें बता देती है इसके बारे में। वहीं भी रेज भी बात करने लग जाता है कि उसने बहुत पहले से प्रपोज किया था सारा को, पर सारा के मना करने पे वो बिसर चला गया था। उसके भाई ने उसे बड़ी मुश्किल से कंट्रोल में लाया था और उसे 4 दीवारों में बंद कर दिया गया था, पर वो वापस आ चुका है।
इसलिए अब सारा को अकेले ही उससे मिलने के लिए जाना पड़ेगा, वरना बाकी लोगों के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। वो रेस को ये चीज़ें बताती है। ये कहने के बाद वो चली जाती है, पर राय बाहर आता है जहाँ पे वो फ्रैंक को सारा की मदद करने के लिए भेज देता है। वो उसकी सील भी हटा चुका था, यानी कि अब वो अपनी फुल पावर का इस्तेमाल कर सकता है। जैसे ही सारा रेस से मिलती है वो उसका ऑफर ठुकरा देती है। अब वहाँ पे फ्रैंक भी आ चुका था। फ्रैंक को देखने के बाद वो बंदा उसके ऊपर अटैक बार बार करने लग जाता है। सारा दूर खड़ी इनकी फाइट देख रही थी, रेस भी देख रहा होता है, पर तभी रेजर का पोता लॉर्ड के ऑर्डर्स उनको दिखा देता है। लॉर्ड के ऑर्डर देखने के बाद में सारा को उनको फॉलो करना पड़ेगा, उसे लुकोडोनिया वापस जाना पड़ेगा। इसके साथ में वही चीजें उन सभी को बता देता है। सारा वहाँ से चली जाती है। तो दूसरी तरफ जो फ्रैंक था वो एक तरीके से अब इनके सामने हार चुका था। ये सारी बातें वो राय को बताते हैं। रिस से फ्रैंक बात करने लग जाता है। उसी दौरान हमें पता चलता है कि जो ग्रेजुअल है वो अब पकड़ा जा चुका है और उसी के साथ में सारा भी पकड़ी जा चुकी है। उन्हें वापस लेने हमें लुकोडोनिया जाना पड़ेगा। लुकोडोनिया में लॉर्ड को पता चलता है कि जो ग्रेजुअल था उसके साथ में उसके पोते की बेस्ट फ्रेंड यानी कि सारा आ चुकी है, जो कि एक फैमिली लॉर्ड है। वो लोग कहते हैं कि तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा। उस कफिन के अंदर से राय निकल चुका है। राय को हमें कंट्रोल में लेना पड़ेगा, कहीं वो हमारे सामने बगावत ना कर दे। वहीं दूसरी तरफ वो सारा से काफी सारी बातें पूछ रही थी। उसका माइंड भी कंट्रोल करने की कोशिश करती है और उसकी मेमोरीज देखने की, पर वो इसमें नाकामयाब होती है। इसलिए अब उसे जेल के अंदर में डालने का ऑर्डर निकल के आता है, जो कि लॉर्ड ने दिया होता है। अब वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है एक जेट के अंदर रेज और वहाँ पे राय और फ्रैंक जो थे वो लुकोडोनिया के लिए निकल पड़ते हैं सारा और ग्रेजुअल को बचाने के लिए। पर तभी उनका प्लेन क्रैश हो जाता है और वो एक जंगल के रास्ते से होते हुए जा रहे थे, जहाँ पे बाकी लॉर्ड्स को पता चलता है कि एक जो जेट है वो क्रैश हो चुका है। उन्होंने बाकी नाइट्स को भेज दिया होता है वहाँ की तहकीकात करने के लिए। जंगल के अंदर से आते हुए रेस जो था वो कहने लग जाता है कि आखिरकार हम कहाँ जा रहे हैं, जहाँ पे राय उन्हें अपने पुरानी वाली हवेली में लेके आता है, जहाँ पे कि पहले ही पुराने लॉर्ड की एक स्वॉर्ड रखी हुई थी। हमें काफी नाइट्स को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे जमा हो रही थी, पर रेस का नकाब उतर जाता है। नाइट्स उसे पहचान लेते हैं और बगावत की तरह उसे देखने लग जाते हैं। सुपर ह्यूमंस जो थे वो रेस की मदद करने के लिए आगे आते हैं। फिर हमें पता चलता है कि जो वहाँ पे राय है वो उन्हें एक बात बता देता है कि पुराने लॉर्ड को मारने के लिए मुझे ही गवाह ठहराया गया है, यानी कि वो लोगों का संदेह मेरे ऊपर है, इसलिए तुम अगर मेरे साथ रहोगे तो तुम मारे जाओगे। इस पे M21 कहता है कि लॉर्ड हमारी ही आपने जान पहले भी बचाई थी, मैं आपको धोखा नहीं दे सकता हूँ। वहीं दूसरी तरफ उसे याद आने लग जाता है राय को कि पुराने लॉर्ड ने कहा था तुम्हारे यार आगे जाके अच्छे यार बनेंगे। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है लॉर्ड के सामने कि ये बात फैल जाती है कि राय यहाँ पे आ चुका है। ये बात सुनने के बाद में लॉर्ड ऑर्डर दे देते हैं कि जो कोई भी राय को देखे उसे जल्द से जल्द पकड़ के यहाँ पे लेके आया जाएगा। वो ग्रेजुअल के पास में जाती है और वो कहती है ग्रेजुअल तुमने काफ़ी सारी बगावत करने की कोशिश तो की, तुमने सच मुझसे छिपाने की कोशिश की, इसलिए मैं तुम्हारी फैमिली हेड की पोजीशन तुमसे छीनती हूँ। ये कहने के बाद वो अपनी सीट पे आती है और कहती है राय को अब हमें जल्द से जल्द पकड़ना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ सारा को जब ये बात पता चलती है कि ग्रेजुअल को डीप स्लंबर में डाला जाएगा, वो गुस्से में थी। रिजूर M21 को चारा बनाया जाता है। राय ने उन्हें चारा बनाया था जिसकी मदद से वो लोग काफी लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करें और वो लोग महल की तरफ आसानी से बढ़ जाए, जो कि लुकोडोनिया में है। अब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे वही बंदा आ जाता है जो कि सारा को लेके गया था। वो जैसे ही वहाँ पे आता है वो उनसे फाइट करने के लिए तैयार था। सारा के भी सामने एक फैमिली हेड आती है जो कि अपनी विच स्टाफ को बाहर निकाल लेती है, क्योंकि सारा ने भी अपने डिवाइन वेपन को वहाँ पे समन कर लिया था, जिसकी मदद से वो उसे एक अच्छी फाइट कर सकती है। दोनों लोग अब आपस में फाइट करने के लिए पूरे तरीके से तैयार थे। वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जो रेजर का पोता है वो रेस से फाइट करने के लिए तैयार तो था, पर रेस को आगे भेजे जाने की बात होने लग जाती है क्योंकि M21 उससे खुद फाइट करना चाहता है। ऐसा ही होता है। M21 के साथ में बाकी के सुपर ह्यूमंस भी थे जिन्होंने डी पिल का इस्तेमाल किया था। रेस आगे बढ़ने लग जाता है क्योंकि अब वो जान चुका था कि वो लोग उसे निपट लेंगे। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है M21 जो था वो रेजर के पोते से बिल्कुल भी फाइट नहीं कर पा रहा था। राय और फ्रैंक भी दूर से देख रहे होते हैं। अब हमें दिखाया जाता है सारा को। सारा अपने सोल वेपन से वहाँ पे एक फैमिली हेड को हराने की अपनी पूरी कोशिश कर रही थी, पर उसकी कोशिश नाकामयाब कोशिश थी। अब हमें दूसरी तरफ रेजर के और भी पोतों को दिखाया जाता है जो कि रेस के रास्ते में आ चुके थे। वो रेस को रोकना चाहते थे, पर रेस की उनसे पहले से ही एक अच्छी बातचीत थी। वहीं दूसरी तरफ रेजर का एक और पोता जो कि M21 से फाइट कर रहा था, वो बाकी के सुपर ह्यूमन से भी एक अच्छी टक्कर ले रहा होता है। वो लोग जिन्होंने की डी पिल का इस्तेमाल किया है उन लोगों से वो अपने सोल वेपन को बाहर निकाल लेता है, पर वहीं दूसरी तरफ वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड नीचे बैठी हुई थी
कोई भी गोली वहां से जाती उससे उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगता। ये सारा काम पर्पल का था। पर्पल ने ही आइडिया सुझाया था, पर वहीं M21 से आगे आने के लिए कहता है, जानते हुए भी। इसी वजह से अब वो बंदा और भी ज्यादा पागल यानी कि गुस्से में आ जाता है। वो बिजर्क हो चुका था। वो उन लोगों से कैसे न कैसे करके कितनी ही हद तक गिर के फाइट करना चाहता था। दूर खड़ा राय ये देख लेता है। वो फ्रैंक को आगे जाने के लिए कहता है, उन लोगों को बचाने के लिए। अब हमें रेस को दिखाया जाता है जो कि रेजर के सबसे बड़े पोते के सामने खड़ा था। वहीं पे वो कहने लग जाता है कि अगर तुम हमारे साथ चल लेते हो तो तुम्हें बस लुगोडोनिया में ही खड़ा रहना पड़ेगा। वैसे भी अब तुम फैमिली हेड बनने वाले हो। तुम्हारे पहले ही दादा को उन लोगों ने बंदी बना लिया है। उसकी इस तरह की बात को सुनकर रेस काफी ज्यादा गुस्से में था। वो कहने लग जाता है, तुम मेरे रास्ते से हट जाओ वरना हमारी जो दोस्ती है वो बिल्कुल मिट्टी में मिल जाएगी। पर उसकी बात सुने बगैर दोनों की फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पे कि रेजर का जो सबसे बड़ा पोता था वो अपने अटैक को कम से कम इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। तो दूसरी तरफ M21 के पास में जो रेजर का सबसे छोटा पोता था वो M21 को काफी ज्यादा चोट पहुंचाने लग जाता है। सारे सुपर ह्यूमन ये होता हुआ देख रहे थे। वो उसके सामने कुछ भी नहीं थे क्योंकि वो एक प्योर ब्लड है नोबल्स का, इस वजह से वो ताकतवर है। जैसे ही वो टोका को मारने के लिए जाता है M21 उसका पांव पकड़ लेता है। ये देखने के बाद में उसका दिमाग वापस से हिल जाता है। वो काफी ज्यादा गुस्से में था, पर तभी वहाँ पे उसका बड़ा भाई आ जाता है जो कि मिडिल चिल्ड्रन था। तो दूसरी तरफ फ्रैंक भी वहाँ पे आ चुका था। फ्रैंक को देखने के बाद वो लोग कहते हैं कि मुझे बाकी लोगों से ज्यादा ताकतवर लग रहा है। उसकी बात को फ्रैंक जो था अनसुना कह देता है। फ्रैंक का एक अलग ही ऑरा था, उसका एटीट्यूड था। सामने खड़ा हुआ बंदा जो कि अब वहाँ पे फैमिली हेड बन चुका है, वो अपने सोल वेपन को निकालता है। दूसरी तरफ इस बार ये करंट लॉर्ड को हमें दिखाया जाता है जो कि प्रीवियस लॉर्ड के पास जाते हैं और कहते हैं, आपकी मौत जिसने भी ली है मैं उसका बदला जरूर लेके रहूंगी। वो अपने बाकी सर्वेंट्स को भी उससे फाइट करने के लिए भेज देती है राय से। तो दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है फ्रैंक से जब फैमिली हेड करंट का रेजर की फैमिली का हेड जो फाइट कर रहा था वो उसके सामने कमजोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। फ्रैंक अपनी फुल पावर का इस्तेमाल किए बगैर ही एक अच्छी टक्कर वहां पे उन्हें दे रहा था। पर हमें दिखाया जाता है रेजर का सबसे छोटा पोता स्नीक अटैक उनके साथियों पे करता है। इसी से फ्रैंक उसे रोकने के लिए आगे आता है। इसलिए रेजर का सबसे बड़ा जो पोता था वो खुद को इंजर्ड कर लेता है एक बराबरी टक्कर रखने के लिए। रेज भी बेहोश हो चुका था अपनी फाइट से, इसलिए वहां पे जो उससे फाइट कर रहा था वो उसे संभालता है और उसे सुरक्षित रखता है। तो दूसरी तरफ ग्रेजुअल जो था वो सारा के साथ में था। वहाँ पे अब वो दोनों घुटने झुका के बैठे हुए थे, जहाँ पे कि लॉर्ड उनकी बेइज्जती करने लग जाती कि उसने राय के साथ मिलने की कोशिश की जिसने कि प्रीवियस लॉर्ड को धोखा दिया था। जिसके ऊपर ग्रेजुअल कहने लग जाता है कि लॉर्ड मैं पुरानी बातों को चुप बैठे सुन रहा था, पर मैं जानता हूँ कि राय को प्रीवियस लॉर्ड बनाना चाहते थे, पर ये आपकी ही वजह से वो लॉर्ड नहीं बन पाए। तुम्हारी ही इसमें साजिश है। और वैसे भी तुम लोग नहीं जानते प्रीवियस ह्यूमन रेस का जो सबसे ताकतवर सर्वेंट था वो राय की मदद कर रहा है, यानी कि वो फ्रैंक की ही बात कर रहे होते हैं। तो दूसरी तरफ फ्रैंक जो था वो रेजर के जितने ही पोते थे उन सभी के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा होता है। रेजर का पोता डिवाइन वेपन्स को मर्ज करने की बात करने लग जाता है जो कि उनके हाथ में होते हैं, पर सबसे बड़ा बेटा मना कर देता है क्योंकि अगर उन्होंने ये वेपन मर्ज किए तो शायद से वो अपने फादर की वो रिक्वेस्ट तोड़ देंगे जिसके वजह से सोल वेपन अलग अलग हुए थे। वहीं दूसरी तरफ करंट लॉर्ड जो थे वो ग्रेजुअल के ऊपर गुस्सा होने लग जाते हैं कि आखिर वो क्या क्या बक रहा है। जिसमें ग्रेजुअल कहता है कि सारे लॉर्ड्स को पता है कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। जब से प्रीवियस लॉर्ड और राय जब से गए हैं, जब से ही हमारे लुकोडोनिया काफी ज्यादा पीछे हो चुका है। जिस हिसाब से तरक्की कर रहा था, जिस हिसाब से ये लोगों की मदद कर रहा था, अब ये उस रास्ते पे नहीं चलता है। ये सिर्फ अपने ही फायदे देखने लग जाता है। इस तरह की बात को सुन के तो करंट लॉर्ड को भी गुस्सा आने लग जाता है कि ये उसके राज्य पे राज करने की चीजों को बुरा भला बता रहा है। सारे लॉर्ड उसके ऊपर गुस्सा थे, पर करंट लॉर्ड जो थे वो उसे कुछ भी नहीं कहते हैं। वो बस गुस्से में उसकी तरफ देखने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि शायद सिर्फ तुम्हें डीप स्लम्बर में जाना पड़ेगा। पर तभी वहाँ पे राय आ जाता है। राय के वहाँ पे आते ही हर कोई उसे देखने लग जाता है। राय जैसे ही वहाँ पे आता है वो कहता है तुम मुझसे फाइट मत करो। उसी बीच में हमें एक और फैमिली हेड को दिखाया जाता है जो कि ताकतवर लग रहा था। वो राय के ऊपर अटैक करता है पर उसका कुछ भी असर नहीं था। राय बड़े ही आसानी से उसके सारे अटैक को डॉज कर लेता है। बाकी के फैमिली हेड भी जो थे वो एक एक करके उससे फाइट करने की तैयारी बना चुके थे। कोई अपने सोल वेपन से फाइट करता, कोई अपनी ब्रूट स्ट्रेंथ से, पर सभी को टक्कर देते हुए राय जो था उन सभी को हराने लग जाता है। वो कहता है कि अब मुझे लगता नहीं कि तुम सभी को मुझसे फाइट करनी चाहिए क्योंकि करंट लॉर्ड को ही मुझसे आगे आना चाहिए। पर उसका जो सर्वेंट था वो अपने मैजिक स्पेल का इस्तेमाल करता है। वो उससे राय को श्रिंक करने की कोशिश करने लग जाता है उसके बनाए हुए एक डोम के अंदर, पर उसके डोम का असर राय के ऊपर नहीं होता है। वो जैसे जैसे डोम छोटा हो रहा था वो जैसे ही राय को टच करता है वैसे वो डोम फट जाता है। राय अपने माइंड कंट्रोल की पावर का इस्तेमाल करके उन्हें झुका देता है। इस बार के करंट लॉर्ड भी उसके सामने नहीं झुक पाए थे पर बाकी के फैमिली हेड झुक चुके थे। ग्रेजुअल बताता है कि राय को नोबलेस कहा जाता है, एक तरीके से गार्डियन है जो कि लॉर्ड और फैमिली लॉर्ड को सजा देने के लिए यहाँ पे आया हुआ है।
इस तरह के नोबललेस लोगों को ही सबसे ताकतवर माना जाता है नोबल्स के अंदर में। अब जो अभी के करंट लॉर्ड थे वो आगे जाकर उससे फाइट करने की कोशिश करते हैं बाकी के फैमिली हेड को बचाते हुए, पर शायद से उसका वहाँ पे आना किसी काम का नहीं था क्योंकि बड़ी ही आसानी से राय ने उसके अटैक को आराम से रोक लिया था। पर तभी बाकी के जितने भी नोबल्स होते हैं वो सभी अपने घुटनों पे आ जाते हैं क्योंकि दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि इस बार के करंट लॉर्ड ने अपने फादर की स्वॉर्ड का इस्तेमाल किया, पर उसकी भी स्वॉर्ड को वो भी रोक लेता है राय और उसे पीछे धक्का दे देता है। राय कहता है अगर तुम अपनी फैमिली की सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करोगी तभी शायद से तुम मुझे हरा सकती हो, वरना मुझे लगता नहीं तुम मुझे हरा पाओगी। वहीं बाकी के जितने भी लॉर्ड थे वो देख लेते हैं कि अभी करंट लॉर्ड को काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं राय से फाइट करने में, इसलिए वो खुद आगे जाके उससे फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो करंट लॉर्ड के सामने खड़े थे। वो लोग अपनी वफादारी को नहीं भूले हैं जो कि प्रीवियस लॉर्ड के साथ उन्होंने निभाई थी। अब उससे फाइट करने के तैयार थे, पर राय कहता है कि इन चीजों से फायदा नहीं होने वाला है, मैं इनको पहले की ही तरह वापस से हरा दूंगा। पर इस बार के जितने भी फैमिली लॉर्ड थे वो कहते हैं कि जब तक कि तुम हमें नहीं हरा देते करंट लॉर्ड के पास तुम नहीं जा पाओगे। पर वो वहाँ पे क्या होता है, राय जितने भी लॉर्ड्स थे उन सभी को अपने एक ही हाथ के मुक्के से दूर फेंक रहा होता है। जो कोई भी उसके पास आता उसे 10 कदम दूर फेंक देता। अब जो करंट लॉर्ड था वो काफी ज्यादा डर जाता है उसके सामने। राय कहता है तुम अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करो वरना तुम मारे जाओगे। वो अपनी ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक का इस्तेमाल करता है। आसपास जितना भी खून था वो उसे एयर के अंदर फैला देता है और उसी की ही मदद से जो करंट का सिटी लॉर्ड था वो भी अपनी फुल पावर का इस्तेमाल कर पाता है। अब दोनों की पावर जब आपस में टकराती है तब एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। उसी बीच में करंट लॉर्ड बेहोश हो जाते हैं। राय भी बेहोश हो चुका था। जब दोनों ही बेहोश हो चुके थे पर दूसरी तरफ राय उससे पहले खड़ा हो उठता है और वो कहता है कि शायद से तुम लोग गलत आदमी को पकड़ रहे हो क्योंकि मैं वो नहीं हूँ जिसने कि तुम्हारे लॉर्ड को मारा था। ये बात जान के वो खुद हैरान हो जाते हैं। उसी का सबूत दिखाते हुए राय जो था वो असली स्वॉर्ड निकालता है जो कि प्रीवियस लॉर्ड की थी, जो कि उसके मेंशन में रखी थी जब दोनों स्वॉर्ड आपस में मर्ज होती है, जो कि इस बार करंट लॉर्ड के पास भी थी। अब हमें प्रीवियस लॉर्ड की एक झलक दिखाई जाती है जो कि वहाँ पे आती है और खुद का जितना भी किया कराया था काम वो सारा एक्सेप्ट करने लग जाता है, जैसे कि उसने खुद को खुद ही मारा था क्योंकि वो और जीना नहीं चाहता था। उसे जीते हुए काफी साल बीत चुके थे पर वो चाहता था कि राय यहाँ का लॉर्ड बने, पर अगर उसकी बेटी लॉर्ड बनना चाहती है तब वो उसको इनकार नहीं कर सकता है। और ये सारी बातें ग्रेजुअल को भी बताई गई थी क्योंकि ग्रेजुअल भी उसके साथ में गया था। ग्रेजुअल ये चीजें एक्सेप्ट करता है और सारी कहानी बताने लग जाता है कि जो लॉर्ड थे उन्होंने मुझे बुलाया था, वो डीप स्लम्बर में जाना चाहते थे, ये रीइंकार्नेशन की साइकिल से परे। पर हमें क्या पता था इस बार के जितनी भी जनरेशन के लॉर्ड होने वाले थे वो खराब होने वाले थे, उनकी देखभाल के लिए ही मुझे यहाँ पे भेजा गया था, इसी वजह से मैं मरा नहीं था। ये बात जान के इस बार के लॉर्ड खुद भी हैरान हो जाती हैं कि आखिरकार मेरे फादर ने ऐसा क्यों किया। और ये सारी चीजें जान के वो काफी ज्यादा दुखी थी और ग्रेजुअल अपनी सारी सजा भुगतने के लिए तैयार था। और उसी बीच में हमें रेस को दिखाया जाता है जब वहाँ पे हमें एक बंदा रेस को फेंकते हुए दिखाता है। रेस भी कहता है कि मैं भी ग्रेजुअल का पोता हूँ, मुझे भी अपने दादा की जितनी ही सजा मिलनी चाहिए। करंट लॉर्ड ग्रेजुअल की जितनी भी गलती है वो उसे माफ कर देती है, साथ में रेस और सारा की भी। अब उन्हें वापस से फैमिली हेड की पोजीशन मिल जाती है। अब वहीं दूसरी तरफ अब हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे कि हमें ग्रेजुअल को दिखाया जाता है जो कि सारा से माफी मांगने लग जाता है क्योंकि उसकी वजह से उसको आना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ करंट लॉर्ड भी उससे माफी मांगने लग जाते हैं ग्रेजुअल से क्योंकि उसके फादर ने उसके ऊपर भरोसा किया था और शायद से वही उसे फैमिली हेड से हटाना चाहती थी। वहीं उसके फादर वहां से चले जाते हैं उसे एक स्वॉर्ड देते हुए जो कि उनकी थी। वहीं दूसरी तरफ राय जो था वो वहाँ पे उससे भी माफी मांगने लग जाती है। इस बार की करंट लॉर्ड वो कहती कि शायद से ये मेरी ही गलती थी। अब वहीं M21 और बाकी के लोग तैयार हो जाते हैं यहाँ से निकलने के लिए। अब हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे कि अब हमें दिखाया जाता है बाहर, जहाँ पे कि करंट लॉर्ड जो थे वो वहाँ पे आते हैं, राय से माफी मांगने लग जाते हैं क्योंकि जितनी भी मेरी प्रीवियस गलती थी उसकी वजह से शायद से तुम्हें जाना पड़ा। वहीं वो ये भी कहती है कि मेरे फादर के साथ शायद तुमने ही सबसे ज्यादा टाइम गुजारा था, इसलिए शायद से मैं तुमसे हमेशा जेलस थी। घर जाते हुए राय जो था वो फ्रैंक को कहता है कि अब तुम मेरे कोई सर्वेंट नहीं हो, तो मेरे ही बराबर के मेरे साथी हो। अब वहीं जो था राय वो अपनी डेली लाइफ शुरू कर देता है जहाँ पे शिनवू, रेज और सारा भी उनके साथ में एक नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं। M21, टोकू